So I hope everyone has noted. ठीक है, कोई बच्चा नोट तो नहीं कर रहा? अभी एक बार चेक कर लेना बेटा सारे. चलिए, that will be great. Okay, shall I proceed to the next step? ठीक है. सो दोस्त, अब हमारे पास आता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात, इसे कहते हैं डेटर्स के दुश्मन. अभी डेटर्स का दुश्मन सर ऐसा कोई पॉइंट होता है? नहीं भाई, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता बच्चा. ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, याद रखना, इन सब चीजों को कभी डेटर्स अकाउंट में नहीं दिखाना. पहली, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. क्यों नहीं दिखाना इनको? बच्चा बोलेगा सर इनको क्यों नहीं दिखाना? अरे भाई, प्रोविजन की एंट्री होती है PL2 प्रोविजन. PL2 प्रोविजन, जब भी प्रोविजन की एंट्री होती है PL2 प्रोविजन कर होती है. तो प्रोविजन हमेशा PL से बनता है. ठीक है, तो ये फंडा आपने याद रखना है कि प्रोविजन में डेटर्स जर्नल एंट्री में नहीं आता. अगर जर्नल में नहीं आता तो लेजर में कहां से आएगा? बड़ा ऑब्वियस ही बात है यार. बात समझ में आ रही सारे बच्चों को? अगर जर्नल में नहीं आता तो लेजर में कहां से आएगा? तो लेजर में आने का चांस ही नहीं है. ओके, नेक्स्ट, बैड डेब रिकवर्ड डेटर्स में नहीं दिखाते. बच्चा बोलेगा क्यों? क्योंकि बेटा इसकी जर्नल एंट्री होती है कैश टू बैड डेब रिकवर्ड. क्या एंट्री होती है बच्चा? कैश टू बैड डेब रिकवर्ड. बड़ा सिंपल सा फंडा है. क्या जर्नल एंट्री है? कैश टू बैड डेब रिकवर्ड. तो अभी अपने को इसको दिखाना नहीं है. फिर जब आप बिल रिसीवेबल बैंक से डिस्काउंट कराते हो तो इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री होती है बैंक डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल. आप याद करो, एंट्री क्या है? बैंक डिस्काउंट टू BR. अब आप बताओ, बैंक डिस्काउंट टू BR है ना? तो आप थोड़ा सा लॉजिकली एक बात को सोचो, बैंक डिस्काउंट टू BR है तो क्या कहीं पे भी डेटर्स अकाउंट आ रहा है डेबिट या क्रेडिट में? नहीं आ रहा, बात खत्म. और ट्रेड डिस्काउंट हम लोग वैसे भी बुक्स में नहीं दिखाते. जितने बच्चों को नहीं पता वो एक काम करेंगे, छोटा सा नीचे नोट लिख लेना कि ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर शोन इन बुक्स. ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर शोन इन बुक्स. ओनली इट्स अमाउंट इज डिडक्टेड. सिर्फ इसके अमाउंट को हम माइनस करते हैं. तो बच्चे बेटा इस चीज को याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में नहीं दिखाना. ट्रेड डिस्काउंट का सिर्फ अमाउंट माइनस किया जाता है. ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर शोन इन द बुक्स. राइट? तो बच्चे बेटा इसको नोट कर लें, डेटर्स का दुश्मन. दैट मीन्स आपको थोड़ा पता लग जाएगा बेटा डेटर्स में क्या क्या चीजें आनी हैं और क्या क्या नहीं आनी. डेटर्स का दुश्मन बेसिकली क्या हो गया? ये चीजें हमने डेटर्स अकाउंट में नहीं दिखानी. वी विल नॉट शो दीज थिंग्स इन डेटर्स अकाउंट. बच्चे, द मोमेंट यू नोट इट डाउन प्लीज टेल मी, इज दिस डन एवरीवन? सबने लॉजिक के साथ नोट कर लिया भाई? लॉजिक के साथ.
मतलब पूरे एंट्रीज के साथ इसको नोट कर लो कि कौन सी एंट्री नहीं आती तो क्यों नहीं आती। इसमें रट्टा नहीं मारना दोस्त, अपने को इसमें रट्टा नहीं मारना, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको रट्टा मारेंगे तो भाई प्रॉब्लम आएगा। सो ये पता होना चाहिए दोस्त अपने को कि कौन सी एंट्री आनी है और कौन सी एंट्री नहीं आनी। ओके, शैल वी प्रोसीड। चलिए बहुत बढ़िया। फिर आइए स्टेप 3। स्टेप 3 सुन बेटा, देखो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था हम लोगों ने बड़े प्यार से बताया भाई आपने कैश बुक बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 क्या था, डेटर्स अकाउंट बना लेना है। स्टेप 3 क्या है बच्चा, आपने बिल्स पेबल अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रेडिटर्स के बैलेंसेस या तो मिसिंग हो सकते हैं, या बिल्स पेबल के बैलेंसेस, या क्रेडिट परचेजेस। इन तीनों में से किसी एक चीज को निकालने के लिए हमें क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ सकता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। सो अगर बच्चे याद करेंगे दोस्त, मेरी पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 8th और 9th, मैंने तभी छुड़वाया था बिकॉज वो एक्चुअली में इस टॉपिक के क्वेश्चंस थे। अब आपको पता बेटा, क्रेडिटर्स बीइंग अ लायबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा, यस सर। क्रेडिटर्स बीइंग अ लायबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा। बिल्स पेबल बीइंग अ लायबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्स पेबल अकाउंट से। अभी ये कौन सा अकाउंट है बच्चा, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट, राइट। ओके, सबसे पहले आप एक बात बताइए, जब क्रेडिटर्स बिल्स पेबल एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, मतलब हम उनको बिल्स पेबल दे रहे हैं, तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, हम एंट्री करते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। आई एम राइट गाइस? हमारी एंट्री क्या होती है दोस्त, क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल करके एंट्री होती है, ठीक है। सो यहां पर एंट्री हो गई क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल। क्या एंट्री होगी बच्चा, ये देखो, क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल। क्या एंट्री हो गई, क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल। अच्छा, जब ये डिसऑनर हो जाएगा तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। डिसऑनर में एंट्री रिवर्स, एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स पेबल टू क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल टू क्रेडिटर्स, ये लो जी, बिल्स पेबल टू क्रेडिटर्स डिसऑनर में। अच्छा, जब बिल्स पेबल को डिस्चार्ज करेंगे तो एंट्री क्या होती है, बिल्स पेबल टू कैश। जब आप उसकी पेमेंट करते हो दोस्त, क्या एंट्री होती है, बिल्स पेबल टू कैश करके एंट्री होती है, यस, ये लो बच्चा, बिल्स पेबल टू कैश, इसको डिस्चार्ज कर दिया। जनरली क्या होता है इसमें, ये वाली एंट्री मिसिंग होती है, तो सारे बच्चे याद रखना बेटा, मैक्सिमम ये वाली एंट्री मिसिंग होती है। इट इज क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल, राइट। ओके, अब सुनिए, इसमें फिर हम लोग बनाते हैं टोटल क्रेडिटर्स। सर आप नोट करने का टाइम दोगे? यस मेरे बच्चा, आई विल डेफिनेटली गिव यू टाइम टू नोट इट डाउन। सो चिंता मत करिएगा, मैं आपको नोट करने का पूरा पूरा टाइम देने वाला हूं। आप पहले समझ लें एक बार, क्रेडिटर्स की एंट्री, ओपनिंग बैलेंस यहां पर, क्लोजिंग बैलेंस यहां पर, या तो ये मिसिंग हो सकता है। अच्छा, अब जब बिल्स पेबल एक्सेप्ट होता है तो एंट्री होती है क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल। ये देखो, ये रिवर्स एंट्री, ये वाली एंट्री यहां पर आ जाती है, क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल, ठीक है। अब जब इसमें अगर मान लो डिसऑनर होगा तो बिल्स पेबल टू क्रेडिटर्स, ये रही डिसऑनर में। जब आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हो तो एंट्री क्या करते हो, क्रेडिटर्स टू कैश या बैंक करते हो ना भाई, क्रेडिटर्स टू कैश या बैंक। सब कुछ ना इसको लॉजिकली करो। देखो बच्चे क्या करेंगे, फॉर्मेट को रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, ये आइटम इधर आती है, आइटम इधर आती है, ऐसे मत करना क्योंकि रट्टा भूल जाएगा, ठीक है। अब अगर सपोज कर लो, जब आप बिल रिसीवेबल एंडोर्स करते हो, एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर्स टू बीआर होती ना बच्चा, क्रेडिटर्स टू बीआर। जब एंडोर्स बिल डिसऑनर होता है, जर्नल एंट्री क्या होती है, डेटर्स टू क्रेडिटर्स। क्या एंट्री होती है, डेटर से पैसा लेकर क्रेडिटर को देना है। ये मैंने अभी बताई है आपको, डेटर्स टू क्रेडिटर्स, ये देखो, राइट। जब आप डिस्काउंट रिसीव करते हो तो एंट्री क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड की होती है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, क्रेडिटर्स की होती है क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड।
और ये सारा कुछ करने के बाद जनरली यहां पर क्रेडिट परचेजेस बैलेंसिंग फिगर आता है। मतलब ज्यादातर ये तीनों में से एक बैलेंसिंग फिगर होगा, या तो क्लोजिंग या ओपनिंग या क्रेडिट परचेजेस, राइट। सो इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज नोट दिस डाउन जल्दी से। और बच्चे लिखेंगे स्टेप 3 क्लियर। प्लीज काइंडली एवरीवन जस्ट सेंड अ मैसेज हियर, मैसेज एक बार जरूर कर दीजिएगा। जस्ट हैव टू राइट स्टेप 3 क्लियर, स्टेप 3 क्लियर। कोई बात नहीं बच्चा, पहले आराम से नोट कर लो। टिल एवरीवन नोटेड डाउन, मैं इसको नहीं हटाऊंगा, सो चिंता मत करिए। I hope it's done. I hope this step is done. Everyone. बेटा बाकी देख लेना बच्चा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दैट दिस स्टेप इज डन, नोटेड बाय एवरीवन। तो बच्चा इसको ना आप लोग, वही मैं कह रहा हूं, मेमोराइज करने की कोशिश करो एंट्रीज के बेस पर। रट्टे मारोगे तो ये भूल जाएगा। सो बच्चे इसको लॉजिक से लेके चलें। लॉजिक इज द बेस्ट पार्ट फॉर अकाउंटेंसी, याद रखिएगा। ये सारा क्वेश्चन आप करेंगे लॉजिक के साथ। ओके, शैल वी प्रोसीड नाउ? अब नोट तो नहीं करे बच्चा? ठीक है। फिर आइए क्रेडिटर्स के दुश्मन। अब यहां पर क्रेडिटर्स के दुश्मन कौन है भाई? देखो दुश्मन बहुत हैं। दुश्मन समझ रहे हैं? मतलब ये चीजें आपने क्रेडिटर्स में शो नहीं करनी। कौन कौन सी? रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। कई बार ना आप बनाते हो, याद रखना, जिसको हम कहते हैं रिजर्व, या इसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। इसको हम कहते हैं रिजर्व, या इसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। सो अल्टीमेटली ये है हमारे क्रेडिटर्स का दुश्मन। इसे कहा जाता है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। इसको शो नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये पीएल से बनता है। ठीक है, इसकी एंट्री होती है, आपको बता देता हूं बच्चों को नॉलेज के लिए, इसकी एंट्री बता देता हूं। इसकी एंट्री होती है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स टू पीएल। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होती है बेटा? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स टू पीएल।
तो बच्चे याद रखेंगे दोस्त, इसकी एंट्री इस तरीके से की जाती है। और ट्रेड डिस्काउंट जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको कभी भी बुक्स में शो नहीं करते। सो वी नो इट वेरी वेल गाइस कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में शो नहीं करना। सो हमें ये बात अच्छे से पता है बेटा कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में कभी भी शो नहीं करना, राइट। So trade discount is never to be shown in the books. It is never ever to be shown in the books. Okay. Then we have some common दुश्मन। common दुश्मन मतलब सर क्या? याद रखना, कॉमन दुश्मन में आता है कि डेटर्स और क्रेडिटर्स में, बेटा पेपर में ऐसे नहीं लिखना कभी भी, कल को स्टेप्स लिखने आ जाए लिख रहे हो दुश्मन, दुश्मन वर्ड यूज नहीं करना, याद रखना। इसका मतलब होता है कि भाई इन चीजों को नहीं शो करना, ठीक है। तो याद रखेंगे कैश सेल्स और कैश परचेजेस कभी भी डेटर्स और क्रेडिटर्स में नहीं शो की जाती है। सो बच्चे याद रखेंगे कि जो कैश सेल्स है और कैश परचेज होती है, इसको हम लोग डेटर्स और क्रेडिटर्स में शो नहीं करते हैं। सो गाइस रिमेंबर दिस फॉर एवर कि हम लोगों ने कैश सेल्स और कैश परचेजेस को डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों में शो नहीं करना, राइट। सो ये हमेशा याद रखिएगा दोस्त, ना कैश सेल्स आती हैं ना कैश परचेजेस आती हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स में हमने इसको शो नहीं करना। ओके नेक्स्ट, फिर आपके पास मुद्दा आता है टोटल सेल्स क्या है सर। टोटल सेल्स बच्चा हमने सीखा हुआ है, हमें कई बार टोटल सेल्स निकालनी पड़ती है। ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर हमें फाइनल अकाउंट्स करना पड़ेगा, तो फाइनल अकाउंट्स करते वक्त हमें क्या करने पड़ेगा, टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स क्या होती है दोस्त, आप कैश सेल्स जो आपको गिवन होती है उसमें क्रेडिट सेल्स प्लस करके सेल रिटर्न लेस कर लेते हो, याद रखना, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहां पर इसको नेट सेल्स भी बोल देते हैं। तो अल्टीमेटली नेट परचेजेस क्या होती है, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। सो याद रखेंगे बेटा, आपके पास नेट सेल्स क्या हो गई, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और आपको अगर चाहिए होगा नेट परचेजेस तो दैट इज कैश प्लस क्रेडिट। अब ये जो क्रेडिट होती है ये ऊपर आपके अकाउंट से आ जाती है ना, और कैश नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होती है। सो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्रेडिट आपके पास आ जाएगी अकाउंट से और आपके पास कैश हो जाएंगी हमेशा अल्टीमेटली गिवन। अब हमने 3 स्टेप कर लिए। पहला स्टेप क्या था, चलो रिवाइज करें 1 मिनट। पहला स्टेप क्या था भाई, कैश बुक बना लिया बेटा, कैश बुक हमने रिवाइज कर लिया, कैश बुक बना लिया। दूसरा स्टेप क्या था जरा याद करो, हमने बेटा वहां पर बनाना है पहले बिल रिसीवेबल और डेटर्स अकाउंट, फिर बनेगा बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स अकाउंट। अब सर चौथा स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है, याद रखना फोर्थ स्टेप होता है, अच्छी तरह से सुन लेना, एक्सपेंसेस और इनकम अकाउंट। हमें कई बार क्या होता है दोस्त कि अपने को छोटे छोटे एक्सपेंस और इनकम अकाउंट बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं एक्सपेंस और इनकम अकाउंट का फंडा क्या है। एक्सपेंस, जैसा कि आपको पता है बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस आप बताओ एसेट होता है ना, सारे बच्चों को पता है बेटा एसेट होता है, एवरीबडी नोज बेटा प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, एसेट। तो ओपनिंग प्रीपेड का बैलेंस क्या होगा, डेबिट, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बच्चा, क्लोजिंग प्रीपेड। क्लोजिंग प्रीपेड इधर आ जाएगा बच्चा क्रेडिट साइड पे, राइट। अच्छा मुझे बताओ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है, एसेट की लायबिलिटी, लायबिलिटी क्यों, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है ना भाई, पैसा देना है, पैसा हमने देना है। फिर अगर हम बात करें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लायबिलिटी। सो लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ आ गया। अब अगर तुम एक्सपेंस पे करते हो तो तुम एंट्री क्या करते हो दोस्त, क्या एंट्री करोगे भाई, इट इज एक्सपेंस टू कैश या बैंक। क्या एंट्री होती है, एक्सपेंस टू कैश या बैंक। ये लीजिए बेटा एंट्री हो गई एक्सपेंस टू कैश या बैंक, ओके। अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट यहां पर एंट्री आती है बाय पीएल। यहां पर एंट्री क्या आती है बच्चा, बाय पीएल, ठीक है। ये क्या होता है, ड्यू। इसकी एंट्री क्या होती है, पीएल टू एक्सपेंस। क्या एंट्री होती है बच्चा, पीएल टू एक्सपेंस। ये एंट्री आती है बाय पीएल के साथ।
राइट गाइस, एंट्री हो जाती है पीएल टू एक्सपेंस। तो सारे बच्चे फटाफट से इसको नोट कर लें और मुझे बताएं कि ये सारा कुछ क्लियर है जल्दी से। ओके सो भाई, अब अगर आप लोगों ने ये सारी कहानी नोट कर ली भाई, फिर हम लोग आ रहे हैं अपने पास इनकम अकाउंट। एक्सपेंस के जैसा ही हमारे पास इनकम होता है। तो सारे बच्चे बेटा इसको देख लो। अब इनकम क्या है मेरे भाई? इनकम को समझो, बड़ी सिंपल सा फंडा है दोस्त, इनकम। अच्छा पहले सारे बच्चे बताओ, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है? एसेट की लायबिलिटी। एसेट, क्योंकि आपने किसी से पैसा लेना है तो उसका बैलेंस आएगा डेबिट साइड पे। इस तरह क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इनकम किधर चली जाएगी? क्रेडिट साइड पे। अच्छा एडवांस इनकम क्या होती है? एडवांस इनकम लायबिलिटी। एवरीबडी नोस एडवांस इनकम इज अ लायबिलिटी। तो इसका ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा? क्रेडिट साइड पे। इट इज अ लायबिलिटी। सो क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएगा लायबिलिटी के फॉर्म में। अच्छा अब एक बात और सोचो कि जब आपको इनकम मिलती है तो एंट्री क्या होती है? इट इज कैश टू इनकम। हाँ जी बेटा, जब पैसा मिलता है, इनकम का पैसा मिलता है, अब एंट्री क्या करते हो? कैश टू इनकम करते हो ना। सो यहां पर आ जाएगा कैश या बैंक। और जब आप इनकम के बैलेंस को पीएल में ट्रांसफर करते हो तो जनरल एंट्री क्या होती है? इट्स इनकम टू पीएल। तो एंट्री हो जाएगी इनकम टू पीएल। तो जनरली इसमें ये बैलेंसिंग फिगर आता है। तो याद रखेंगे, एक्सपेंस में आता है बाय पीएल, इनकम में आता है टू पीएल। ठीक है बच्चा? तो ये बच्चे याद रखना दोस्त, इनकम आपको ड्यू निकालनी होती है। और आपको शायद मालूम होगा कि इनकम के सारे बैलेंसेस को हम लोग कहां पे डालते हैं? पीएल में। एक्सपेंस के सारे बैलेंसेस कहां जाते हैं? पीएल में। सो बच्चे बेटा इस चीज को याद रखो, इनकम के सारे बैलेंसेस कहां चले गए? पीएल में। एक्सपेंस के सारे बैलेंसेस कहां चले गए? पीएल में। ओके सो द फंडा गोज लाइक दिस। जब हमने ये सारा कवर अप कर लिया भाई, ये सारा कुछ डन है सारे बच्चों को, मेरे ख्याल से इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। वेरी गुड वेरी गुड। फिर आ जाता है स्टेप 5। स्टेप 5 बहुत अच्छा स्टेप है, अच्छे से सुनो। इसमें क्या होता है बच्चा? इसमें आपने एक स्टॉक अकाउंट बनाना होता है। स्टॉक अकाउंट क्यों बनाते हैं? ओपनिंग स्टॉक का और क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंसेस निकालने के लिए। आप क्यों बनाते हो स्टॉक अकाउंट? ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के बैलेंसेस निकालने के लिए। फिर आप क्या निकालते हो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो सकता है परचेज मिसिंग हो सकता है आपके पास शॉर्टेज ऑफ स्टॉक हो क्वेश्चन में, तो कुछ भी हो सकता है। तो स्टॉक अकाउंट इज वेरी मच लाइक योर ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, जैसे आपको याद है आप ट्रेडिंग बनाते थे, तो स्टॉक अकाउंट इज वेरी मच लाइक योर ट्रेडिंग अकाउंट। फंडा क्या होता है बेटा? ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे ऑब्वियसली, तो ये पॉसिबिलिटी है ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे। ठीक है, स्टॉक आया खरीदा तो टू परचेजेस, बेचा तो बाय सेल्स। अब मजे की बात क्या है, अगर तो क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तो आपको पता है बैलेंस आता है, उसे कहते हैं जीपी, है ना। अब वाइस वर्सा अगर मान लीजिए आपके पास आ जाता है कि अगर सपोज कर लीजिए डेबिट ज्यादा है, परचेजेस ज्यादा है, सेल कम है, उसे हम कहते हैं शॉर्टेज। शॉर्टेज इज बेसिकली योर लॉस।
तो स्टॉक अकाउंट कई बार आपको शॉर्टेज निकालनी पड़ती है, उस वजह से बनाना पड़ता है। तो सारे बच्चे इस फंडे को याद रखना, स्टॉक अकाउंट आपको कई बार शॉर्टेज कैलकुलेशंस के लिए बनाना पड़ता है। सो मेक थिंग्स वेरी क्लियर बेटा, आपको स्टॉक अकाउंट क्यों बनाना है? जस्ट टू कैलकुलेट द शॉर्टेज पार्ट, राइट? तो ज्यादातर स्टॉक अकाउंट इज जस्ट लाइक योर ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू द ट्रेडिंग अकाउंट, याद रखिएगा। ओके, चलिए भाई नोट करिए इसको। ओके, सो भाई पांचवा स्टेप जब आपने कर लिया, 5 स्टेप्स कवर अप करने के बाद दोस्त फिर आपको क्या बनाना पड़ता है? स्टेप 6। अभी बच्चा बोलेगा सर इतना कुछ करना है, बेटा तभी तो 20 नंबर मिलते हैं। इतनी मेहनत करोगे बच्चा तभी तो आगे बढ़ोगे, इसके अंदर नंबर ऐसे नहीं मिलने वाले दोस्त। अब जैसे इसमें क्या है, आपको क्या बनाना है? आपने फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना है। अब फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्यों बनाते हैं? इसमें कई बार बेटा आपको, अच्छा एक चीज और आपको बता दूं, ऐसा मत सोचना कि सारे स्टेप एक ही सब में करने हैं आपने। ऐसा दिमाग मत लगाइएगा कि सारे स्टेप एक ही सब में करने। हो सकता है कोई स्टेप किसी सब में जरूरत पड़े, किसी क्वेश्चन में ना पड़े। मैं क्या करता हूं, बच्चों को जो मैक्सिमम चीजें पॉसिबल होती है मैं सारे बता देता हूं। मतलब जब आप सम शुरू करते हो ना, बड़ा क्वेश्चन होता है, तो आपको पता होना चाहिए पहले ये करा, ठीक है, क्या करा, कैश बुक देख लिया, फिर बिल रिसीवेबल डेटर्स के बैलेंसेस चेक कर लिए, फिर क्रेडिटर्स के बैलेंसेस चेक कर लिए, फिर हमने क्या करा बेटा, आपको याद होगा, फिर हमने स्टॉक अकाउंट चेक कर लिया, कोई मिसिंग तो नहीं है हमारे पास। फिर हमारे पास क्या आ रहा है अल्टीमेटली, हम लोगों ने बेटा यहां पर अब देखोगे तो एक इनकम और एक्सपेंस अकाउंट भी बना के देख लिया। फिर हम लोगों ने लास्ट में क्या चेक करना है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट। फिक्स्ड एसेट अकाउंट का फंडा ये होता है, देखो होता क्या है, कई बार एसेट की डेप्रिसिएशन मिसिंग होती है। आप नोटिस करो इन सब चीजों के बगैर पीएल नहीं बन सकता। या मान लो कोई एसेट को बेचा, उसका प्रॉफिट लॉस नहीं गिवन होता, या कई बार एसेट के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग होते हैं। तो इन सब चीजों के लिए आपको याद रखना फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना पड़ता है। फिक्स्ड एसेट अकाउंट जब आप बनाते हो, ऑब्वियसली एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आता है। जब आप एसेट की डेप्रीसिएशन लगाते हो तो एंट्री क्या आती है, डेप्रीसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। याद है बच्चों को? तो एंट्री हो गई बाय डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कहां जाता है? पीएल में। फिर जब आप एसेट को सेल करते हो, याद करो एसेट को हम सेल करते हैं, फोकस करिएगा, बाय बैंक लॉजिक, बैंक टू फिक्स्ड एसेट, बैंक मनी कम्स इन, एंट्री होती है ना बैंक टू फिक्स्ड एसेट बिकॉज मनी कम्स इन। जब आप परचेस करते हो तो एंट्री क्या होती है, फिक्स्ड एसेट टू बैंक फॉर परचेजेस, ये लीजिए। अगर आपको लॉस हुआ तो एंट्री पीएल टू फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट हुआ तो फिक्स्ड एसेट टू पीएल। हाँ जी बच्चा, क्लियर? एंट्री पीएल टू फिक्स्ड एसेट, फिर क्या हो गया, पीएल टू फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट टू पीएल। अब इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या होता है, कई बार परचेज मिसिंग होती है फिक्स्ड एसेट की, या मान लो कई बार डेप्रिसिएशन मिसिंग होती है, या कई बार होता है भाई प्रॉफिट लॉस नहीं गिवन होता, ठीक है। तो ये चीजें मिसिंग होती है, तो ये चीजें कैलकुलेट करने के लिए हमें फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना पड़ता है। ओके, सो बच्चे फिर से मैं बोलूंगा बेटा, आप इसको ये मत सोचना कि सर इसको हम बाद में दोबारा से रिवाइज करेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप ध्यान से मेरी बात को और एंट्रीज को अच्छे से सुन लोगे, फिर आपको रिक्वायर्ड नहीं आएगा, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसको दोबारा पढ़ने की, बिकॉज एक ही बार इसको रीड कर लोगे तो सारा गो थ्रू हो जाएगा। ओके, सो स्टेप 6 इज नोटेड इन क्लियर? कोई नोट तो नहीं कर रहा? एनीबडी नीड्स टाइम टू नोट इट डाउन? फटाफट से बता दो। ओके,
बेटा जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं क्लास, आप देख लें बेटा, स्टेप 6 शुड बी क्लियर टू एवरीवन. इफ एनीवन इज नोटिंग इट डाउन, प्लीज डू लेट मी नो. मूविंग ऑन टू स्टेप 7 देन. ओके, अब इसमें आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ता है, और ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपको यहां पर ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, जिसको हम ओपनिंग एसओए बोलते हैं. एसओए क्यों बोलते हैं? बिकॉज अगर मैं बैलेंस शीट बोलूंगा तो बैलेंस शीट तो मैच करती है ना, तो बैलेंस शीट तो दोस्त मैच करती है. अब यहां पर मेरे भाई मैच तो हमने कराना नहीं, यहां पर मैच तो करेगी नहीं, तो हम लोग क्या निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल. सो होगा क्या? आपको पिछले साल की, याद रखना, ओपनिंग डेट मतलब होता है प्रीवियस ईयर की. ठीक है, याद रखना दोस्त, आपको प्रीवियस ईयर के एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन होंगे. डिफरेंस को आप क्या कहते हो बच्चा? कैपिटल. राइट गाइस? सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, आपको पिछले साल के एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन होंगे. आप डिफरेंस को क्या कहते हो? कैपिटल. सो बच्चे इस चीज को याद रखना बेटा, डिफरेंस को हम लोग कहते हैं कैपिटल. सो डिफरेंस इज नोन एज कैपिटल. राइट गाइस? चलिए, दैट विल बी ग्रेट. आई होप इसको सबने नोट कर ही लिया होगा, इसमें कुछ खास है नहीं. एंड द लास्ट स्टेप, the last step is called as prepare trading PL and balance sheet, that is final accounts. So याद रखना, पहले 7 स्टेप आपके वर्किंग नोट होते हैं, उसमें जितनी भी मिसिंग इंफॉर्मेशन है उसको निकाल लिया. निकालने के बाद लास्ट में फाइनल अकाउंट्स बना लिया, मतलब ट्रेडिंग बना लिया, पीएल बना लिया, बैलेंस शीट बना ली. तो ये फंडा याद रखिएगा. A very good afternoon to everyone बच्चा, a very very good afternoon. बेटा आज हम लोग एक अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज इंश्योरेंस क्लेम्स. तो बच्चे फटाफट से हेडिंग लिख लें. द टॉपिक इज कॉल्ड एज इंश्योरेंस क्लेम्स. इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. ठीक है, सो हम लोग यहां पर बच्चा अपना टॉपिक डालेंगे इंश्योरेंस क्लेम्स. नाउ आई वुड रेकमेंड दैट एवरीबडी शुड कॉन्सेंट्रेट इन दिस टॉपिक अ लॉट, बिकॉज ये टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं आपको फिर से बता दूं कि इस टॉपिक की भी वेटेज अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स की होती है एग्जामिनेशंस में. इसमें 8 to 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है इसमें से. तो पहले आप देखोगे मैं सारे चैप्टर्स जो हैं आपको इंपॉर्टेंट वाले कराऊंगा, जिसमें आपके पास 8 से 10 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन होगा. जैसे हमने अभी पहला पिछला करा सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री में भी हमारा कंफर्म टॉपिक था. इस तरह से इंश्योरेंस क्लेम्स, इंश्योरेंस क्लेम भी आपके पास ऑलमोस्ट कंफर्म टॉपिक होता है. ठीक है बेटे, दरवाजा बंद कर देना. तो अब अल्टीमेटली दोस्त हमारे पास इंश्योरेंस क्लेम भी कंफर्म टॉपिक होगा, डेफिनेटली होगा. राइट? अब इंश्योरेंस क्लेम्स है क्या? सो बच्चे हेडिंग लिख लें बच्चा, इंश्योरेंस क्लेम्स, और फटाफट से अपना पहले मीनिंग क्लेरिफाई करें. सो लेट्स राइट डाउन द मीनिंग फर्स्ट, की सबसे पहले दोस्त इंश्योरेंस क्लेम क्या है. ठीक है दोस्त, तो सारे बच्चे आ जाइए मीनिंग पे, इंश्योरेंस क्लेम का मीनिंग. सो वील राइट डाउन द हेडिंग, एवरी बिजनेस हैज टू फेस. जल्दी से बच्चा मेरे साथ साथ लिखेंगे, एवरी बिजनेस हैज टू फेस so many risks, out of which destruction of assets or stock, destruction of assets or stock due to fire or theft is a major risk. Destruction of assets or stock due to fire or theft is a major risk. Insurance is a service provided by insurance companies
विच इंडेमनीफाइज, वर्ड है इंडेमनीफाइज, इसका मतलब होता है कंपनसेट्स। आप लोगों ने लॉ में कभी ये वर्ड सुना होगा, इंडेमनीफाइज, इसका मतलब होता है दोस्त कंपनसेट्स द लॉस ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, indemnifies the loss of insured person. However, the compensation can never exceed the amount of policy. However, the compensation can never exceed the amount of policy. तो पहले हम लोग बच्चा एक मीनिंग समझे कि इंश्योरेंस क्लेम्स क्या है। ठीक है, पहले हमें पूरा एब्सोल्यूट क्लियर होना चाहिए मीनिंग की इंश्योरेंस क्लेम क्या है। देखिए, हर एक बिजनेस में बहुत तरह के रिस्क होते हैं। बिजनेस बेसिकली बड़ा रिस्क फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो हर एक बिजनेस में बहुत तरह के रिस्क होते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए चोरी हो सकती है, या मान लीजिए आग लग सकती है, एसेट डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो बिजनेस को अलग अलग वहां नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो बिजनेस क्या करता है, बिजनेसमैन क्या करता है भाई, अपने आप को उस रिस्क से बचाने के लिए इंश्योरेंस करवाता है, राइट। अब इंश्योरेंस जो है वो बेसिकली क्या है, इंश्योरेंस एक ऐसी सर्विस होती है जो इंश्योरेंस कंपनी आपको दे रही है, जो आपके नुकसान को इंडेमनीफाई करती है। नुकसान को इंडेमनीफाई करने का मतलब हो गया कंपनसेट करना। तो जो आपका नुकसान होगा उसको कंपनसेट कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। बट एक बात याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, सपोज कर लो कहते हैं कंपनसेशन कैन नेवर एक्सीड द अमाउंट ऑफ पॉलिसी। सपोज कर लो अगर आपने इंश्योरेंस कराई है 1,00,000 रुपए की, आपकी पॉलिसी 1,00,000 रुपए की है, तो आपको ऑब्वियसली जो इंश्योरेंस का क्लेम है, जो इंश्योरेंस का क्लेम है वो आपको 2,00,000 का तो मिलेगा नहीं। सिंपल सा फंडा है। तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि कंपनसेशन जो आपको होनी है वो कभी भी आपकी पॉलिसी अमाउंट से एक्सीड नहीं करेगी, राइट फ्रेंड्स। तो सारे बच्चे बेटा इस चीज को याद रखना कि हमारे पास हर एक बिजनेस में कई तरह के रिस्क होते हैं। हर एक बिजनेस के अंदर हम लोग को डिफरेंट तरह के रिस्क होते हैं। उस रिस्क से अपने आप को बचाने के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, क्लेम्स ले लेते हैं, इंश्योरेंस क्लेम्स ले लेते हैं, याद रखना। तो इसी तरीके से हम लोगों ने दो टर्म्स में बार बार डील करना है, एक होगा इंश्योरर और एक होगा इंश्योर्ड। इंश्योरर कौन सा, कंपनी जो इंश्योरेंस का आपका कवर करती है। याद रखिएगा, कंपनी जो आपके इंश्योरेंस को कवर करती है उसे क्या कहा जाता है, इंश्योरर। और इंश्योर्ड कौन होता है, द पॉलिसी होल्डर। द पॉलिसी होल्डर इज कॉल्ड एज, याद रखिएगा, द पॉलिसी होल्डर इज कॉल्ड एज इंश्योर्ड। ओके, सो फ्रेंड्स बच्चे ये चीजें अपने दिमाग में रखिएगा बेटा। हमारे पास हमेशा दो तरह के पर्सन जिसमें हम डील करेंगे, कंपनी जो आपको इंश्योर करती है दैट इज कॉल्ड एज इंश्योरर, और जिसकी इंश्योरेंस की जाती है उसे कहा जाता है इंश्योर्ड। अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज फंडा बता देता हूं। अब जैसे हमारे बिजनेस में आपको पता है दोस्त कई तरह का नुकसान पॉसिबल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे एक दोस्त हैं, चलिए हम एक काम करते हैं, अपने एक फ्रेंड को लेकर आते हैं। लेट्स से हमारे एक फ्रेंड है भाई, हमारे ये आ गए गोलू भैया। गोलू भैया भी हमारे एक बड़े प्यारे से दोस्त है, बड़े क्यूट से, आप देख लीजिए। अब गोलू भैया का मान लो भाई एक बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल इनकी मान लीजिए एक मेडिसिन्स की शॉप है, ठीक है। तो अब अगर सपोज कर लीजिए मेडिसिन्स की शॉप है, अब ये भाई साहब क्या करते हैं, अपनी शॉप की एक इंश्योरेंस करा लेते हैं, उसके स्टॉक की इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो सपोज कर लो इन्होंने इंश्योरेंस कराई और इन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। वहां पर सपोज एक कंपनी है, मैं कहता हूं HDFC जनरल इंश्योरेंस कंपनी। लेट्स से उन्होंने HDFC जनरल इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले ली, ठीक है। तो HDFC जनरल इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले ली और वो पॉलिसी ले ली 60,000 रुपीज की। अच्छा, अब अगर मान लीजिए भगवान ना करे भाई उनके दुकान में कभी आग लग जाती है, ठीक है, क्या लग जाती है भाई, कभी बाय चांस आग लग गई, तो उनको जो क्लेम है वो कभी 60,000 के ऊपर नहीं मिलेगा, क्लेम 60,000 के नीचे नीचे मिलेगा।
अब यहां पर जो HDFC है, आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज की बात बता रहा हूं दोस्त। HDFC कौन हो गई? HDFC हो गई आपकी इंश्योरर। HDFC कौन हो गई बेटा? इंश्योरर। और जो इंश्योर्ड है यहां पर कौन है? हमारे इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर कौन है? गोलू भैया। सो गोलू भैया हमारे यहां पर इंश्योर्ड है। तो बच्चों को पहले ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि इंश्योरर कौन है, इंश्योर्ड कौन है, ये सारी बातें आपको दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा, शायद बच्चों को इतनी भी नॉलेज होगी कि इंश्योरेंस नॉर्मली दो तरह की होती है। थोड़ा सा आपको और ज्ञान की बातें बहुत जरूरी है बच्चा, ज्ञान। सपोज कर लो बेटा, अगर हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस हमेशा दो तरह की होती है। एक नंबर वन कौन सी इंश्योरेंस होती है? लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ में इंसान की लाइफ की इंश्योरेंस होती है। उसमें अगर आदमी मरेगा, मरने के बाद उसकी फैमिली को पैसा मिलता है, राइट? वो लाइफ इंश्योरेंस होती है। ठीक है। एक होती है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में क्या कवर होता है? फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, ये सब चीजें कवर की जाती है। जैसे आप लोग अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हो कि एक्सीडेंट हो गया तो बेटा हम लोग को गाड़ी का क्लेम मिल जाएगा, वो बेसिकली क्या होती है? आपकी जनरल इंश्योरेंस। तो यहां पर हम लोगों ने अभी इस चैप्टर में आपको बता दूं, वी विल बी कवरिंग ओनली एंड ओनली जनरल इंश्योरेंस। वी विल नॉट बी कवरिंग लाइफ इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस क्लेम के चैप्टर में हम लोगों ने याद रखना सिर्फ और सिर्फ जनरल इंश्योरेंस कवर अप करना है। तो चाहे आप यहां पर लिख सकते हो बड़ा बड़ा, जनरल इंश्योरेंस ओनली। हमने बेटा लाइफ को नहीं कवर करना। यहां पर ज्यादातर इंश्योरेंस जो होगी, जो हम कवर करेंगे, वो सारी जनरल होगी। लाइफ वाली इंश्योरेंस क्लेम हमने यहां कवर नहीं करना। ये चैप्टर हमारा बेसिकली कवर क्या करेगा? ये चैप्टर हमारा कवर करेगा कि भाई अपने को कल को बिजनेस में आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, बेसिकली ज्यादा फायर, ठीक है, ज्यादा फायर। तो फायर का बेसिकली अगर मान लो बिजनेस में रिस्क होता है, तो उससे हमें जो क्लेम मिलता है हम उसकी बात करेंगे सिर्फ, राइट? सो इस पूरे चैप्टर में मैं आपको बार बार डिस्कस कर दूंगा। कल को बच्चा बोलेगा सर एक काम करो, ये बताओ कि सर अगर मान लीजिए हमने वहां पर एक लाइफ पॉलिसी ले ली और मैं मर गया, मेरी बीवी को कितने पैसे मिलेंगे? बेटा अगर तू मर गया तेरी बीवी को ऐश ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगी। याद रखना दोस्त। तो ये सब बातें बेटा मुझसे मत पूछना। बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं, सर अगर मान लो मैं मर गया, मेरे बच्चों को कितने मिलेंगे? अरे भाई जब तू मरी गया फिर क्या टेंशन है? ठीक है, याद रखना बेटा। तो मेरे हिसाब से अगर आप बात कर रहे हो तो आप ये सब बातें मुझसे मत करना। यहां पर मैं इसलिए पहले बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ जनरल इंश्योरेंस की बात करूंगा इस पूरे चैप्टर में, राइट? सो जो बच्चों का सवाल होगा कि सर अगर ये हो गया तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, चिंता मत करो, तुम्हारे बीवी बच्चे बहुत लोग देख लेंगे, टेंशन मत लो, आप इंजॉय करो बस खाली। तो अल्टीमेटली इस चैप्टर में हमने क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ जनरल इंश्योरेंस को कवर करना है, राइट? तो सारे बच्चे पहले फटाफट से मुझे बता दो बेटा, मीनिंग क्लियर है? ठीक है बेटा, मीनिंग क्लियर है तो सारे बच्चे एक मैसेज डाल दो, मीनिंग क्लियर। बैल साहब कह रहे सर कल के टेस्ट में आप चिंता मत करिए भाई। बैल साहब जो भी आपको उस टेस्ट में डाउट होगा आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। और वो टेस्ट का बेटा डिस्कशन क्लास मैंने आप लोगों को ICM ऐप पे डाल दिया था, सारे बच्चे देख लेना बेटा। उस ICM ऐप पे आपको मैंने वो सारा सोल्यूशन देखा था बच्चों लोगों ने, शायद डिस्कशन क्लास बच्चा उस टेस्ट की ICM ऐप पे चली गई थी। सारे बच्चे उसकी डिस्कशन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। वो डिस्कशन क्लास मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है उस टेस्ट की। उस टेस्ट में एक ऐसा क्वेश्चन था जो धांसू था, याद करो सारे बच्चे। यस, थर्ड क्वेश्चन अगर बच्चों ने निकाल लिया होगा तो बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं दोस्त, आप एक बार डिस्कशन क्लास देख लो, फिर आपको कोई भी डाउट होगा आप मुझे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, मोस्ट वेलकम बच्चा, यू कैन आस्क मी, यू कैन आस्क मी, so don't worry about it, you can ask me। चलिए, सो आई होप द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इंश्योरेंस क्लेम इज क्लियर। तो बेटा हम लोगों ने यहां पर ज्यादा ना फायर से डील करना है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले फायर का मीनिंग समझते हैं। इंश्योरेंस क्लेम के चैप्टर में मीनिंग ऑफ फायर क्या है? अच्छा बच्चा नॉर्मली बोलेगा सर आग,
मेरे अंदर बेटा सीए बनने की आग है, मेरे अंदर सीएमए बनने की आग है। वो आग, आग का मीनिंग सर वो तो सिंपल है। ठीक है दोस्त, मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो मीनिंग ऑफ फायर है यहां पर वो नहीं है। सो फायर का बड़ा ही इलैबोरेटिव मीनिंग है। बच्चे 2 मिनट लगा के मेरी बात को सुन लें। देखिए इंश्योरेंस क्लेम के चैप्टर के अंदर फायर का मतलब क्या है? फायर का मतलब क्या है? फायर मींस कोई भी रिजल्ट जो आपको, मान लो भाई एक्सप्लोजन से फायर लग सकती है, याद रखना। ठीक है, जैसे होता ना कि भाई दुकान में शॉर्ट सर्किट हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, कोई दुकान में मान लो भाई किसी रेस्टोरेंट में सिलेंडर्स पड़े हुए थे, वो फट गए, राइट? अच्छा, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिखा हुआ है नॉट ओकेजन और हैपनिंग थ्रू। मतलब अगर इन सब के थ्रू फायर होती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर नहीं करती क्लेम में। बात समझ में आ गई? तो अगर मान लीजिए हम लोग कहते हैं इन सब के थ्रू अगर आग लगती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर नहीं करती। सर कौन सी? नंबर 1, इट्स ओन स्पॉन्टेनियस फोमेंटेशन और हीटिंग, और इट्स अंडरगोइंग एनी प्रोसेस इन्वॉल्विंग द एप्लीकेशन ऑफ हीट। मान लो आपकी फैक्ट्री में बॉयलर्स लगे हुए हैं, ठीक है, जैसे होता ना लोहे या स्टील बनाने वाली फैक्ट्री में बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, बॉयलर्स लगे हुए हैं, उससे बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो गई और थोड़ी बहुत आग लग गई, तो वो इंश्योरेंस कंपनी कवर करके नहीं देगी, बिकॉज तुम्हारी फैक्ट्री में हीटिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, तुम्हारी फैक्ट्री में हीटिंग एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है दोस्तों, ये बातें याद रखनी है। फैक्ट्री में अगर तुम्हारे वहां पर आग लग जाती है तो उस केस में उन लोग वहां पर कवर नहीं करके देंगे। अच्छा, फिर अर्थक्वेक के थ्रू फायर होती है तो इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती। मैं आपको याद कराता हूं, भैया हमारे अक्षय कुमार जी की एक पिक्चर आई थी ओ माय गॉड, उसमें सारी पिक्चर में बेचारा वो परेश रावल इसी चीज को रोता रहा कि भाई मेरी दुकान जो है वो भगवान ने तोड़ी है, उसका क्लेम दो। तो क्या उस बेचारे को लास्ट में चलो क्लेम तो मिल गया था, बट उसमें पंगा क्या था? इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम लोग अर्थक्वेक जो है उसके थ्रू वहां पर जो आपका नुकसान होगा उसको फायर की डेफिनेशन में नहीं लेते हैं। ठीक है, याद रखना बेटा, सबटर्नेस फायर ये क्या चीज होती है? बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, सबटर्नेस फायर बेसिकली जैसे जंगलों में आग लग जाती है, जैसे भी आपको सुना होगा ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में काफी आग लगी तो वहां से थोड़ी शहरों की तरफ भी आ गई। ठीक है, राइट या सिविल कमोशन या वॉर, मान लीजिए जैसे दंगे हो जाते हैं, अगर दंगों में कोई आपकी गाड़ी में आग लगा आ गया तो भाई अगर सपोज कर लो तुम्हारी गाड़ी सड़क पे खड़ी है, भगवान न करे दंगा हो गया और वहां पर आग लग गई, तो दोस्त तुम्हें वहां पर क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फायर की डेफिनेशन में नहीं आता। एनी वॉर, इन्वेजन ऑफ एक्ट ऑफ फॉरेन एनिमी, अचानक से चाइना ने हमला कर दिया, तुम्हारी गाड़ी वहां पर बॉर्डर के पास खड़ी थी और चाइना ने बम गिराया और तुम्हारी गाड़ी डिस्ट्रॉयड हो गई, तुम चले गए इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम मांगने, भाई तुम्हें क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखना, एनी सॉर्ट ऑफ हॉस्टिलिटी, सिविल वॉर, रिबेलियन, रेवोल्यूशन, इंसरेक्शन, मिलिट्री और अस्पर्ट पावर, कहने का मतलब क्या? मतलब याद रखना दोस्त, अगर तुम्हारी गाड़ी में कोई एक्सप्लोजन से आग लगी है या तुम्हारा मान लो भाई एसेट के अंदर कोई आपका एक अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में आग लग गई, वो सब तो चलेगा, बट याद रखना दोस्त, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, अगर अर्थक्वेक से आग लगी है, याद रखा, अर्थक्वेक से आग लगती है, ठीक है, सबटर्नस फायर से आग लगती है, राइट, सिविल डिस्टर्बेंसेस से आग लगती है, कोई एनिमी एक्शन के थ्रू आग लग जाती है, तो ये सब जो नुकसान होता है इंश्योरेंस कंपनी नॉर्मली कवर नहीं करती। अच्छा, मेरे एक दोस्त का सवाल आ रहा है कि सर इंश्योरेंस पॉलिसी इनको कवर क्यों नहीं करती? देखो बच्चा, आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, अगर हम बात करते एक्ट या नेचुरल कैलामिटी, उसको तो एक्ट ऑफ गॉड मानते हैं, तो बच्चे याद रखना बेटा, उसको एक्ट ऑफ गॉड मानते हैं। जो एक्ट ऑफ गॉड होता है वो वैसे भी इंश्योरेंस कंपनी नॉर्मली कवर नहीं करती। अब जैसे मान लीजिए जब ये वॉर चल रहा है या कोई फॉरेन एनिमी ने अटैक कर दिया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, एक बंदे ने, उसका घर जो है जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर है, एक बंदे ने अपने घर की पूरी इंश्योरेंस कराई हुई है,
राइट। अब आप बताइए, उसका गोडाउन भी है वहां पर, उसका स्टॉक भी वहां पड़ा हुआ है, अचानक से पाकिस्तान ने वहां पर भाई एक बम गिरा दिया, डिस्ट्रॉयड हो गया, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है हम कवर नहीं करेंगे इस चीज को। तो पहली बात, ऐसे वहां पर जगहों पे तो इंश्योरेंस नॉर्मली होता ही नहीं है, क्योंकि देखो फंडा क्या है, उन सब जगह पे रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। अब आपका सवाल यह है सर इंश्योरेंस कंपनी क्यों नहीं कवर करती, देखो बच्चा बड़ा सिंपल सी बात है, ऐसी जगहों पर रिस्क फैक्टर होता है बहुत ज्यादा। अब अगर रिस्क फैक्टर इतना ज्यादा है तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम तो फिर हर एक को देना पड़ेगा ऑलमोस्ट। ऐसे तो क्या करेंगे बेटा, जितने भी लोग बॉर्डर के आसपास रहते हैं, जितने भी विलेजेस बॉर्डर के आसपास हैं, वो तो 100% रिस्क पे रहते हैं, वो तो सारे इंश्योरेंस कराई जाएंगे। वो बोलेंगे कोई बात नहीं, हमारा तो लाइक वहां पर जब भी डिस्ट्रक्शन होगा इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम दे देगी। तो बच्चा ये बातें याद रखनी है, ऐसे लाइक आपका वहां पर इंश्योरेंस कंपनी इसी वजह से इनको नहीं कवर अप करती, बिकॉज यहां पर रिस्क एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है, राइट, द रिस्क एलिमेंट इज मोर। तो ये बातें याद रखिएगा। तो अगर आपका ये सवाल है कि इंश्योरेंस कंपनी ऐसी जगह पे क्लेम क्यों नहीं कवर करती, उसका जवाब ये है। दूसरा, याद रखना फायर ऑल्सो इंक्लूड्स लाइटनिंग। अब लाइटनिंग क्या है बेटा, बिजली कड़कना। ठीक है। अब एक बात समझिएगा, अर्थक्वेक सबटर्नस फायर के थ्रू तो उसको कवर नहीं करते, बट कई बार क्या होता है, लाइटनिंग मतलब हो गया अभी बिजली गिरी, बिजली गिरने से आपका नुकसान हो गया, उसको इंश्योरेंस कंपनी कवर कर सकती है, ये बात याद रखिएगा। सो अब ये थोड़ा सा आपको ना मीनिंग पहले समझ में आना चाहिए कि फायर का मीनिंग है क्या। ओके। फिर अगर हम बात कर रहे हैं, explosion not occasion or happening through any of the perils specified in 1A above, कहने का मतलब ये हो गया कि दोस्त जो ऊपर लिखा है उनके थ्रू एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपने कोई बॉयलर्स अपने घर पे रखे, मेरी बात को समझना, आपने कोई बॉयलर्स अपने घर पे रखे। अब अगर आपने बॉयलर्स दोस्त घर पे रखे हुए हैं, तो घर पे अगर बॉयलर है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, जैसे आपके घर पे गैस स्टोव या कोई हीटिंग इक्विपमेंट होता है, उसको आप यूज कर रहे हो, अगर उसमें उसके थ्रू कोई आग लग जाती है तो भी उसका इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। बट अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल बॉयलर फैक्ट्री में है या बॉयलर इंडस्ट्री में है, तो क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है। सो डोमेस्टिक पर्पस वाले जो बॉयलर होते हैं उनका क्लेम मिल जाता है, याद रखना। या मान लीजिए कोई भी बॉयलर्स या इकोनॉमाइजर्स जो आपने प्रेमिसेस में रखा है, ठीक है, तो ये बच्चे ये चीजें थोड़ा याद रखना कि सिंपल सी बात है, जो बिग हीटिंग इक्विपमेंट फैक्ट्री में होते हैं, ऐसी जगह पे आग लगने के खतरा बहुत बढ़ जाता है। सिंपल सा फंडा दोस्त, जहां पे रिस्क एलिमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर नहीं करती, जहां पर रिस्क एलिमेंट मीडियोकर सा रहता है इंश्योरेंस कंपनी कवर कर लेती है। ठीक है। अच्छा, अब अगर सपोज कर लीजिए एक्सप्लोजन हुआ किसी भी बिल्डिंग में, नॉट बीइंग पार्ट ऑफ एनी गैस वर्क्स और गैस फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस और यूज फॉर लाइटिंग और हीटिंग द बिल्डिंग, मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक्सप्लोजन जो है किसी ऐसी बिल्डिंग में हो रहा है, उस बिल्डिंग में गैस वर्क नहीं है। अब जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, एक गैस सप्लाई एजेंसी का गोडाउन, उसकी इंश्योरेंस कंपनी फायर का इंश्योरेंस नहीं करेगी। पेट्रोल पंप, बेस्ट एग्जांपल, पेट्रोल पंप का फायर का इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी, क्योंकि बहुत हाई एलिमेंट है रिस्क का। ठीक है। पर अगर आपके घर पे गैस होता है, जो घर पे गैस सिलेंडर से कोई नुकसान होता है, इंश्योरेंस कंपनी उसका रिस्क कवर कर सकती है। तो ये डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब मुद्दा क्या है दोस्त, रिस्क एलिमेंट कितना है। रिस्क एलिमेंट अगर बहुत हाई है, अब पेट्रोल पंप का तुम बोले इंश्योरेंस कर दो भी, आग का नहीं, कभी नहीं करेगी इंश्योरेंस कंपनी। They will not even accept the claim, they will not even go for the insurance also. ठीक है। सो ये बच्चे दिमाग में रखिएगा। हाँ, कभी कभार क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी कहती है अगर तुमने ऊपर दिए हुए जो ऊपर इंफॉर्मेशन है, अगर तुमने उसका भी इंश्योरेंस करवाना है, जैसे कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हमारा अर्थक्वेक का इंश्योरेंस करो या हमारा वॉर इन्वेजन का इंश्योरेंस करो, ठीक है, कर देंगे, एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगा। कहते हैं ना दोस्त, हिंदुस्तान है, पैसे से सब कुछ होता है। सारे बच्चे याद रखना, हिंदुस्तान में पैसे से हर काम होता है, ये कहावत है। नॉर्मली ऐसा मैं मानता नहीं हूं, बट ये कहावत है। सो याद रखना, अगर आपको ऐसी जगहों की इंश्योरेंस करानी है, ठीक है, या तुमने कोई एक्स्ट्रा क्लॉज बीच में कवर करना है, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करो।
राइट, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो कहते हैं डैमेज में ऑल्सो बी कवर्ड इफ कॉज बाय स्टॉर्म और फ्लड और escape ऑफ वाटर, इम्पैक्ट एंड ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी एक्सेट्रा। मतलब इस केस में हम लोग अगर फ्लड भी आता है ना तो भी कवर अप कर जाएंगे अगर तुम एक्स्ट्रा प्रीमियम दोगे तो। राइट, सो ये बातें दिमाग में रखिएगा। अच्छा, फिर इसमें एक पंगा और होता है, मेरी बात को समझिएगा। जो फायर पॉलिसीज होती है ना, फायर पॉलिसीज जो सिर्फ आपके स्टॉक को कवर करती है, किसको कवर करती है दोस्त? स्टॉक को। पहले थ्योरी को समझो, मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं। जो फायर पॉलिसीज हैं जो सिर्फ आपके स्टॉक के पोर्शन को कवर करती है या एसेट को कवर करती है, वो कई बार आपके बॉयलर जो डोमेस्टिक यूज में आप लेकर आते हो उसको उन लोग कवर नहीं करते। या मान लीजिए कोई भी इकोनॉमाइजर्स जो आप प्रेमिसेस में यूज करते हो। सो व्हाट आर इकोनॉमाइजर्स? दैट मींस बच्चा सपोज कर लो आपके जो हीटिंग इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, जैसे आप सपोज कर लो जहां पर विंटर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, तो वहां पर आपका सारा दिन हीटर्स चलते हैं, तो वो भी रिस्की होता है। तो प्रेमिसेस में अगर ऐसे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, याद रखना हो सकता है जो स्टॉक की फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको कवर ना करे, बट जो प्रॉफिट की फायर इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो उसको कवर कर जाती है। तो मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा फायर इंश्योरेंस पॉलिसी दो तरह की होती है, एक प्रॉफिट वाली, एक स्टॉक वाली, ठीक है। तो हो सकता है कि एक पॉलिसी फायर की कवर ना करे, दूसरी पॉलिसी इन चीजों को कवर कर जाए। तो सारी बातों में हमने एक मुद्दा क्या सीखा कि फायर की डेफिनेशन। तो फायर की डेफिनेशन क्या है, एक बार सारा ओवरव्यू। फायर की डेफिनेशन बेसिकली क्या है, बोलता है फायर जो है अगर मान लीजिए नेचुरल कलामिटी से है या जो आपके पास फैक्ट्री में बॉयलर्स वगैरह हैं उसके थ्रू अगर फायर लगता है तो उसको हम लोग कवर नहीं करते हैं, ठीक है, याद रखना। या मान लीजिए वॉर या सिविल डिस्टर्बेंसेस के थ्रू फायर, उसको हम नॉर्मली कवर नहीं करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो डोमेस्टिक में बॉयलर्स होते हैं उसकी इंश्योरेंस कवर हो जाती है। जो हमारे लाइक वहां पर मान लीजिए बिल्डिंग्स हैं जहां पर गैस का काम हो रहा है उसको गैस वर्क्स वाली बिल्डिंग को कवर नहीं करते, बट जो नॉर्मल बिल्डिंग में जैसे सपोज डोमेस्टिक गैस की पाइपलाइन जा रही है, एक पूरी बिल्डिंग बनी, पूरा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, और आजकल होता है भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में डोमेस्टिक गैस की पाइपलाइन जा रही है, उसका इंश्योरेंस हम कवर कर सकते हैं। ये बातें दिमाग में रखनी है, ठीक है। मोर ओवर याद रखना, अगर आप इन सब का भी इंश्योरेंस कवर अप करना चाहते हो, फ्लड्स का, नेचुरल कैलामिटीज का, तो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज एक्स्ट्रा, सारी नहीं मैं कह रहा, याद रखिएगा सारी नहीं, एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करके आपसे इसके भी इंश्योरेंस कवर अप कर लेती है। राइट, मोर ओवर इसमें एक बात और याद रखिएगा, ये जो डोमेस्टिक बॉयलर्स वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, इसके अंदर मैं आपको आगे चल के बताऊंगा दो तरह की पॉलिसीज होती हैं। एक होती है जो आपके सिर्फ स्टॉक को इंश्योर करती है, एक होती है जो आपके प्रॉफिट को इंश्योर करती है, ठीक है। तो जो स्टॉक को इंश्योर करती है वो नॉर्मली इनकी इंश्योरेंस कवर नहीं करती, बट जो प्रॉफिट को इंश्योर करती है वो इनकी इंश्योरेंस कवर कर जाती है। तो बच्चा यही आपको फायर की डेफिनेशन में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। तो अगर तो बच्चा फायर क्लियर है तो आप लोगों ने फायर के साथ अपनी स्माइल भेजनी है, अपनी आग निकलती हुई स्माइल भेजनी है, जल्दी से सारे बच्चे बेटा। और इसको नोट कर लें, आपको मैं टाइम दे रहा हूं, जल्दी से बच्चा इसको नोट कर लें, फिर मैं आपको टाइम दे रहा हूं बच्चा, फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले। आई एम वेटिंग।
अच्छा, मेरे एक दोस्त ने 1A पॉइंट बोला है। अभिषेक जी, 1A पॉइंट मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं। देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए आपकी फैक्ट्रीज में बड़े बड़े हीटिंग बॉयलर्स होते हैं। स्टील आयरन इंडस्ट्रीज में अगर आप नोटिस करोगे, अब आपका वहां पर काम ही है कि आप आग के साथ खेल रहे हो। सिंपल सी बात करें दोस्त, इसको हम कहते हैं आग से खेलना। ठीक है। अब मेरे भाई, अगर तुम्हारा काम ही यही है कि तुम आग के साथ खेल रहे हो, तो अब आप खुद सोचो, तुम उसको कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें उसकी इंश्योरेंस दे देगी। राइट। सो ऐसी इंडस्ट्रीज में बच्चा फायर वाला इंश्योरेंस नहीं होता है, बिकॉज वहां पर रोज हम लोग फायर से ही सारी एक्टिविटीज करते हैं। आयरन बनता है, स्टील बनता है, बड़े बड़े उसमें बॉयलर्स होते हैं, हीटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू बनता है। तो ऐसे जो आपके सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो लगे हुए हैं वहां पर, तो ऑब्वियसली उसके अंदर हम लोग वहां पर फायर का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। वही बात होगी, रिस्क कवर बहुत ज्यादा हाई होता है, रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं देती है। राइट। सो बच्चे बड़ा फटाफट से नोट कर लें और मुझे बता दें, अगर कुछ भी अगर आपने पूछना है तो मैं आप लोगों को 1 मिनट और दे रहा हूं, इफ यू हैव एनी क्वेरीज टू आस्क। फटाफट से नोट कर लीजिएगा। द मीनिंग ऑफ फायर हैज टू बी क्लियर, थ्योरी मीनिंग हैज टू बी क्लियर। ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि पॉलिसीज दो तरह की होती हैं, उसके बारे में वेट कर लीजिएगा, वो भी अगला टॉपिक है हमारा, तो काइंडली वेट फॉर दैट। ओके। सो आई होप सारे बच्चों को बेटा फायर का मीनिंग एब्सोल्युटली क्लियर होगा, विदाउट एनी हेजिटेंस एंड डाउट्स। ठीक है। सो हम लोग बच्चा अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि इंश्योरेंस पॉलिसी कितने टाइप्स की होती है। देखिए दोस्त, पहले तो आप लोगों को ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि इंश्योरेंस पॉलिसी कितने टाइप्स की होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए, इंश्योरेंस क्लेम जो है दोस्त, वो दो तरीके का होता है। एक होता है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, और एक होती है लॉस ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम लोग कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी भी बोलते हैं। पहले आप बात को समझो। ठीक है। हमारे पास क्या फंडा है, एक होती है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, एक होती है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। तो मैं दोनों का आपको एक एग्जांपल दूंगा, तो उसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि इंश्योरेंस क्लेम हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। राइट। सो फ्रेंड्स, सारे बच्चों को पहले ये समझ में आना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया हमारे पास दो तरह के इंश्योरेंस क्लेम्स होते हैं, एक होता है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, एक होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। तो चलिए, पहले हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। चलो दोस्त, हम एक काम करते हैं भाई, एक अपने मिस्टर स्टूडियोस को लेकर आते हैं। बड़ी देर से हमारे मिस्टर स्टूडियोस नहीं आए। आइए, मिस्टर स्टूडियस, ये लीजिए दोस्त, ये हमारे मिस्टर स्टूडियस हैं।
अब अगर सपोज कर लीजिए पढ़े लिखे समझदार इंसान है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए इनका एक गोडाउन है, ठीक है, गोडाउन में मान लीजिए इनका कपड़ों का काम है, और इन्होंने क्या करा हुआ भाई, पूरा इसका इंश्योरेंस लगाया हुआ है, पूरा इंश्योरेंस लिया हुआ उसका, ठीक है, और सपोज कर लो अमाउंट ऑफ पॉलिसी है 2 लाख रुपए की। मान लो दोस्त हमारे स्टूडियस जी ने 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस कराई हुई है अपने गोडाउन में पड़े हुए सामान की, ठीक है। तो अब अगर सपोज कर लो भगवान ना करे भाई इसमें लग जाती है आग, तो ये अपनी इस पॉलिसी से क्लेम ले सकते हैं। तो जो आपके गुड्स की इंश्योरेंस होती है, गुड्स की, मेरी बात समझिएगा, स्टॉक की इंश्योरेंस, उसे कहते हैं लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस के स्टॉक को कवर किया जाता है। तो याद रखना दोस्त, इसमें किसको कवर करते हैं? सिर्फ बिजनेस के स्टॉक को। अच्छा, अब अगर सपोज कर लीजिए हमारे स्टूडियस जी ने, उनका एक मान लीजिए कपड़ों का शोरूम भी है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कपड़ों का उनका शोरूम भी है, अब अगर सपोज कर लीजिए मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल 25 जनवरी 2021 को उनके शोरूम में आग लग गई, ठीक है। अब ऑब्वियसली यार जब बंदे का शोरूम डिस्ट्रॉयड होगा, थोड़ा उसको रिकवर करने में तो टाइम लगेगा ना। मान लीजिए 25 जनवरी 2021 से लेकर 25 मार्च 2021 तक उनका बिजनेस बिल्कुल बंद रहा, ठप हो गया बिजनेस, ठीक है। इस दौरान जो उनको प्रॉफिट्स होने वाले थे, अगर उनका बिजनेस रेगुलर फोर्स में चलता, तो अब वो प्रॉफिट्स उनको नहीं होंगे, क्योंकि उनका बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया। उनको दुकान को रेनोवेट करने में, दोबारा से रीस्टैब्लिश करने में टाइम लगेगा, दोबारा से दुकान को वापस से स्टार्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। चलो, अब इंश्योरेंस कंपनी कहती भाई एक काम कर, जो ये तेरे प्रॉफिट का नुकसान है ना, हम तुझे इसका भी इंश्योरेंस करवा के दे सकते हैं, हम तुझे इसका भी इंश्योरेंस करा के दे सकते हैं। मतलब याद रखना, जब आपका बिजनेस डिस्टरप्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, और उस केस में जो आपको प्रॉफिट होने वाले होते हैं और वो अब नहीं होते, बिकॉज योर बिजनेस इज क्लोज्ड और शट डाउन, योर बिजनेस इज क्लोज्ड और शट डाउन, तो उस प्रॉफिट का जो नुकसान होता है उसे कहा जाता है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। दैट मींस दिस पॉलिसी विल कवर दोस लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। अब जैसे ये 2 महीने के लिए इनका बिजनेस बिल्कुल बंद रहा, बिल्कुल ठप रहा, तो इस 2 महीने के जो होने वाले प्रॉफिट थे उसके नुकसान को इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है, तो उसे कहा जाता है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया बेटा कि 2 तरह की पॉलिसी होगी, जो आपके सिर्फ गुड्स का इंश्योरेंस कराएगी और एक आपके जो प्रॉफिट का इंश्योरेंस करेगी। तो यही हमारे चैप्टर के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा क्या है? लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। एक हिस्सा क्या है? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। तो यही आप लोगों को समझना है मेरे दोस्त। हमारे पास 2 तरह के यहां पर होंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया लॉस ऑफ प्रॉफिट का, दूसरा नाम है कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। क्या नाम है बच्चा? कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। जैसे हमारे चुनूलाल जी हैं, उनकी एक लेडीज सूट की दुकान है। मान लो बेटा आग लग गई 1 अगस्त 2019 को। अब मान लीजिए दिसंबर 2019 तक उनको रिकवर करने में टाइम लग गया, तो भाई साहब 3 महीने का जो उनको प्रॉफिट होना था इस अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इनफैक्ट 4 महीने का जो उनको प्रॉफिट होना था वो अब नहीं होगा, अब वो प्रॉफिट नहीं होगा। तो उस प्रॉफिट को भी एक पॉलिसी कवर करती है, उसे कहा जाता है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, राइट। तो जो आपके प्रॉफिट्स होने वाले थे वो अब आपको नहीं होंगे, राइट, तो उसको भी पॉलिसी कवर करती है। दैट इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ प्रॉफिट या कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। ओके, सो बच्चा आप कह लीजिए ये हमारे चैप्टर के 2 हिस्से हैं। एक हो गया लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, ये हो गया पार्ट 1। और मजे की बात क्या है कि पार्ट 1 हैज नो रिलेशन टू पार्ट 2। ये कौन सी बाहुबली है कि पहले पार्ट 1 देखोगे तो पार्ट 2 समझ में आएगा। ये बाहुबली पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं है बेटा, ठीक है। ये आपके पास सिंपल एक डिफरेंट मूवी है, मतलब पार्ट 1 हैज नो रिलेशन टू पार्ट 2, याद रखना। सो हम लोग इस चैप्टर के बीच में दीवार बना देंगे। क्या बना देंगे भाई? दीवार बना देंगे। कहने का मतलब ये
इससे कोई लिंक नहीं रखता है। हाँ, बट मजा तब आएगा जब आगे चल के इन दोनों के क्वेश्चंस कंबाइन हो जाएंगे। सो इस चैप्टर को हम एग्जैक्टली याद रखना 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक होगा लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, पहले सीखेंगे इसका क्लेम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस चैप्टर में मुद्दा क्या है, क्लेम कैसे कैलकुलेट करना है। आपका नुकसान हो गया भाई, अब इंश्योरेंस कंपनी को बताओ ना हमें इतना पैसा दो, तो यू हैव टू गो एंड आस्क फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। आप जाके क्लेम करोगे इंश्योरेंस कंपनी से, सर हमें इतना पैसा दीजिए, ठीक है। सो यू हैव टू कैलकुलेट द क्लेम, सो यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द क्लेम। तो आपको क्लेम कैलकुलेट करना आना चाहिए। सेकेंड पार्ट क्या है, लॉस ऑफ प्रॉफिट का पॉलिसी। सो उसका हम क्लेम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने इसमें यही सीखना है। सो आई होप सारे बच्चों को चैप्टर का जो क्रक्स है, जो चैप्टर का मेन बेस है, वो समझ में आ जाएगा कि चैप्टर बेसिकली है क्या। ठीक है, मुद्दा क्या है बेटा, चैप्टर के एक बेस को समझाना, क्योंकि मैंने शुरू से बोला है कि हमारे बेबी को क्या पसंद है बेटा, बेस। ठीक है, तो जिसको बेस क्लियर हो गया उसको सब कुछ क्लियर हो गया। चलिए दोस्त, अब एक काम करते हैं, धीरे धीरे आते हैं फर्स्ट पार्ट पे, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी क्या है। ठीक है, अब बच्चे लिखना बंद कर दें और सिर्फ समझें, सिर्फ समझेंगे। 5 मिनट, अगले 5-10 मिनट आपका ध्यान सिर्फ स्क्रीन पे रहेगा। अपने पेन्स को ऐसे रख दो बड़े प्यार से। तो बेटा याद रखना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वो आता ना हमारे एक दोस्त, वो एक हमारा कपिल शर्मा शो आता है, बोलता है अब आप देखेंगे अपने स्क्रीन पर, ऐसे करके बोलता बड़े प्यार से। आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही स्क्रीन पे देखना है। ठीक है, तो सारे बच्चे बेटा याद रखिएगा, अब आपने सिर्फ ध्यान देना है अपने स्क्रीन पर। समझ गए सारे बच्चे? तो जरा इसको समझ लीजिएगा, बिकॉज ये स्टेप्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट और आप लोगों ने इस पे बहुत फोकस करके देखना है। ओके, देखिए दोस्त, हमारे पास क्या कहानी है, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का क्लेम कैसे कैलकुलेट करते। मैंने बच्चों के लिए क्या करा बेटा, याद रखना बेटा, हम लोगों ने यहां पर लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के क्लेम के लिए स्टेप्स बना दिए। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको पिछले साल का जीपी निकालना है। बच्चे को ना दिक्कत बड़ी आती थी इस चैप्टर में। बच्चा दिक्कत ये करता था, सर हम लोग को क्या पता लगेगा, क्या पहले निकालना है, क्या बाद में निकालना है। बेटा मैं तुम्हें स्टेप्स बना देता हूं, बात ही खत्म हो गई, तुम्हें बना दिए स्टेप्स, तुम्हारा इच्छा खत्म हो गई, तुम्हारा टेंशन खत्म है। सो अब आप क्या करोगे, आप यहां पर पहले देखोगे जीपी निकालोगे लास्ट ईयर का। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर जीपी कैसे निकलता है, ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा एक चीज और, ये पिछले साल का, मतलब जिस साल आग लगी उससे पिछला साल। याद रखना दोस्त, जिस साल आग लगी उससे पिछला साल। तो जीपी बड़े सिंपल तरीके से निकलता है, ओपनिंग स्टॉक शो कर दिया, परचेजेस शो कर दी, डायरेक्ट एक्सपेंस शो कर दिए, सेल शो कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक शो कर दिया, बाकी आपके पास जीपी आ जाएगा। ठीक है, एक बार आपके पास जीपी आ गया, स्टेप 2 होता है तुमने पिछले साल का जीपी परसेंटेज निकालना है। क्या होता है तुम्हारा स्टेप 2 बेटा, अभी साथ साथ नोट करने की जल्दबाजी मत करना, अभी आपने सिर्फ ध्यान देना है। तुम्हारा स्टेप 2 क्या है, तुमने जीपी परसेंटेज निकालना है। जीपी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जीपी ओवर नेट सेल इनटू 100। फंडा क्या है, जीपी ओवर नेट सेल इनटू 100। ओके, फिर स्टेप 3 क्या होता है, स्टेप 3 होता है तुमने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। और एक बात याद रखना, इसको मेमोरेंडम क्यों बोलते हैं, पहला सवाल क्यों, क्योंकि ये बनता है अप टू डेट ऑफ फायर तक। कहां तक बनता है बच्चा, ये अप टू डेट ऑफ फायर तक। कहां तक बनेगा, अप टू डेट ऑफ फायर। तो पहले बच्चे याद रखना, ये बनेगा अप टू डेट ऑफ फायर, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात बच्चों ने जो फोकस करनी है कि इसको मेमोरेंडम क्यों बोलते हैं। अब आप मुझे बताओ, जब आग लगनी है तो क्या वो साल का एंड देख के लगती है, नहीं यार, 31 मार्च में लग जाती हूं, ऐसा होता है क्या, नहीं मुन्ना ऐसा नहीं होता, याद रखना। तो आग कभी भी लग सकती है इन बिटवीन डेट। अब सपोज कर लो, मान लीजिए आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2020, मान लो भाई आग लग गई 28 मई 2020 को, तो तुम्हें ये तब तक बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो ये क्या होता है, ये सडनली इनकम्प्लीट अकाउंट होता है, ये कंप्लीट अकाउंट नहीं होता, इसलिए इसको मेमोरेंडम कहा जाता है, क्योंकि ये आपके पास अकाउंट वो है जो कंप्लीट नहीं है। याद रखना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम बोलते हैं। तो ये बच्चे याद रखेंगे बच्चा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक लेते हैं,
परचेजेस लेनी है अप टू द डेट ऑफ फायर। बच्चे के मन में सवाल उठेगा, सर वो डेट ऑफ फायर की परचेजेस क्या क्वेश्चन में लिखी होंगी? यस बेटा, चिंता मत करो, क्योंकि डेट ऑफ फायर तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो क्वेश्चन में गिवन होती है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। सेल्स आपके पास क्या होगी? सेल्स होगी अप टू द डेट ऑफ फायर। डायरेक्ट एक्सपेंस लिखे होंगे अप टू द डेट ऑफ फायर के। अब जीपी तुम कैसे निकालते हो? सेल्स तुम्हें पता होती है, जीपी परसेंटेज हम लेते हैं लास्ट ईयर का। यहां पर एजम्पशन क्या चलती है कि जो पिछले साल जीपी था इस साल उतना रहेगा, तो ये एजम्पशन इसमें लेनी पड़ती है, याद रखिएगा, क्योंकि अभी ये साल खत्म नहीं हुआ तो तुम जीपी कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, अभी साल ही नहीं खत्म हुआ दोस्तों, जीपी कैसे कैलकुलेट कर लोगे? तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जीपी ले लेते हैं पिछले साल का। अब आपको समझ में आएगा कि हमने स्टेप 1 स्टेप 2 क्यों करा। स्टेप 1 स्टेप 2 इसीलिए करा क्योंकि हम लोगों ने वहां पर पहले क्या निकालना था? जीपी। जीपी निकाल के उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली, परसेंटेज कैलकुलेट करके उसके थ्रू हमने करंट ईयर का जीपी निकाल लिया ऑन द एजम्पशन दैट जीपी रेट इज कांस्टेंट एवरी ईयर, राइट? तो जीपी निकालने के बाद ये मेरे पास बैलेंस आ जाएगा, इसे हम कहते हैं स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। बच्चा बोलेगा क्लोजिंग स्टॉक, बेटा क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता। क्लोजिंग स्टॉक तो साल के एंड में होता है। ये कौन सा आता है? जिस दिन आग लगी, मान लो 28 मई को आग लगी, तो 28 मई को स्टॉक कितना था? 28 मई को स्टॉक कितना था? ठीक है, ओके। उसके बाद स्टेप 4 क्या होता है? सारे बच्चे अच्छे से सुन लेना बेटा। स्टेप 4 क्या होता है? स्टेप 4 होता है बेटा ग्रॉस क्लेम निकालना। स्टेप 4 क्या होता है दोस्त? ग्रॉस क्लेम निकालना। क्या होता है स्टेप 4? ग्रॉस क्लेम निकालना। ग्रॉस क्लेम क्या होता है? सारे अच्छे से सुनो। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर जो तुमने निकाला, उसमें से जो तुम्हारा स्टॉक सैल्वेज है, बच्चा बोलेगा सर स्टॉक सैल्वेज का मतलब क्या? याद रखना, स्टॉक सैल्वेज का मतलब क्या होता है? स्टॉक सैल्वेज का मतलब होता है जो स्टॉक तुम्हारा बच गया। जैसे फॉर एग्जांपल गोडाउन में मान लीजिए कोई नुकसान होता है, अब कुछ स्टॉक बच भी जाता है, राइट? तो जितना स्टॉक बच गया उसको माइनस कर लो, बाकी तुम्हारा क्या आ जाता है? ग्रॉस क्लेम। क्या आ जाता है दोस्त? ग्रॉस क्लेम। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ओके। सो बच्चा स्टॉक, बेटा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर जो है ना, वो एक हिसाब से अभिषेक जी स्टॉक लॉस बाय फायर ही होता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं जो ग्रॉस क्लेम है वो आपका वही है। आप समझो कि आपके गोडाउन में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, यहां पर बैलेंसिंग फिगर आ गई 10,000, 10,000 का स्टॉक था जो आपका लॉस था, राइट? इसमें से 10,000 के स्टॉक में से मेरे को पता लगा यार 2,000 का स्टॉक बच गया, तो व्हाट इज स्टॉक लॉस्ट बाय फायर? 8,000। तो वही आपका ग्रॉस क्लेम होता है, राइट? सो आई होप मिस्टर शर्मा इट इज क्लियर। ओके, सो 8,000 क्या है? इट इज एक्चुअली योर ग्रॉस क्लेम। बट ठहरो, अब है बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब है बड़ी इंपॉर्टेंट बात। स्टेप 5, स्टेप 5 याद रखना बेटा, स्टेप 5, ठीक है? ये बात अच्छे से याद कर लेंगे बेटा। ओके बेटा, स्टॉक सैल्वेज मींस स्टॉक विच इज लेफ्ट ओवर। स्टॉक सैल्वेज का मतलब होता है जो स्टॉक बच गया। देखो बेटा, सपोज कई बार क्या होता है, गोडाउन में अगर आग लगी है तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा सारा स्टॉक डिस्ट्रॉयड होगा, कुछ स्टॉक बच भी जाएगा, ठीक है? तो इसलिए देखो मैंने उसका नाम लिख दिया नीचे। सैल्वेज का मतलब क्या है? रिमेनिंग स्टॉक, जो बच गया है। आई होप गोइंका जी आपको मेरी बात समझ में आ गई है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि सर स्टॉक सैल्वेज क्या है, तो आपको समझ में आना चाहिए स्टॉक विच इज लेफ्ट ओवर। आई होप आप लोग साथ साथ नोट करने के चक्कर में नहीं लगे हुए हो, बिकॉज मैंने पहले बोला इनको नोट मत करना साथ साथ जब तक मैं समझाना दूं। तो सारे बच्चे बेटा बाद में नोट करना, अभी नोट करने की जल्दबाजी मत दिखाना। अगर आप साथ साथ नोट करोगे तो फिर आप मेरी बात को सुनोगे नहीं। सो आई वुड रेकमेंड स्ट्रांगली बेटा, नोट बाद में करेंगे, पहले सिर्फ सुनेंगे, ओके? अब आइए स्टेप 5, प्लीज 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 लुक हियर वेरी केयरफुली। बहुत बच्चा ध्यान से देख, बहुत अच्छी तरह ध्यान से देखना बच्चा, इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने लास्ट स्टेप क्या होता है? नेट क्लेम कैलकुलेट करना होता है यूजिंग एवरेज क्लॉज। बच्चा बोलेगा सर एवरेज क्लॉज क्या है?
बच्चे के मन में सवाल, सर व्हाट इज एवरेज क्लॉज, व्हाट इज एवरेज क्लॉज। हमने नेट क्लेम बेटा एवरेज क्लॉज के साथ ही करना है, समझो। फॉर एग्जाम्पल हमारे एक चुन्नूलाल जी है, चुन्नूलाल जी क्या बड़े सियाने हैं, कौन है, सियाने। इसको हम अलग अलग भाषा में बोलते हैं, कोई सियाना बोलता है, कोई श्याना बोलता है, कोई शाना बोलता है, कुछ भी बोलता है, बट सियाने हैं, आप समझ जाइए। चुन्नूलाल जी ने क्या करा, 6 लाख की स्टॉक था, 3 लाख की पॉलिसी कराई। ठीक है, 6 लाख का स्टॉक था, 3 लाख की पॉलिसी कराई। अच्छा जी, जब तुम्हारे दुकान में स्टॉक 6 लाख का है, तुम 3 लाख की पॉलिसी करा रहे हो, और वो क्लेम मांगने चले गए 7 लाख रुपए का, इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी उनको, क्या देगी बेटा उनको इंश्योरेंस कंपनी, बीपीएल। बीपीएल क्या है सर, बम पे लात। ठीक है, याद रखना दोस्त, बीपीएल कोई पॉइंट नहीं है। कल को बच्चा बोलेगा सर बीपीएल क्या है, बीपीएल बच्चा बम पे लात। इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी, आ बेटा घूम जा, तुझे मैं देता हूं बेटा प्यार से। तो इंश्योरेंस कंपनी उसको, चुन्नूलाल को क्या बना लेगी, फुटबॉल, और उसको एक प्यार से किक मारेगी। क्यों, क्योंकि वो बंदा सियाना बन रहा है। आप खुद सोचो, 6 लाख का स्टॉक है, 3 लाख की पॉलिसी, 7 लाख का क्लेम मांग रहा है। भाई क्लेम कैलकुलेट करने को तो क्या आप जो मर्जी क्लेम कैलकुलेट कर लो, लोग तो ऐसे करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी पुरानी पुरानी लग रही है, पेंट कराना है, खुद ही तोड़ फाड़ के थोड़ी सी, चलो जी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने चले जाते हैं। ठीक है, थोड़ा चलो हिंदुस्तान है बेटा, पैसे पूसे खिलाकर ऐसा काम हो भी जाता है, हमारी कंट्री में बड़ी आम बात है ये सब चीजें। ठीक है, बट याद रखिएगा, नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी के जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी स्मार्ट। ठीक है, सो अल्टीमेटली अगर सपोज कर लो 6 लाख का तुमने स्टॉक कराया, ठीक है, तुम्हारा 3 लाख की पॉलिसी थी। मैंने आपको भी स्टार्टिंग में क्या बोला था, स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि पॉलिसी अमाउंट के ऊपर कभी क्लेम नहीं मिलता। मैंने स्टार्टिंग में एक बात तभी आपको बता दी थी, ये देखो मैंने एक बात बताई थी, क्या, लास्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखा था, हाउ एवर कंपनसेशन कैन नेवर एक्सीड द पॉलिसी अमाउंट। इस लाइन को पढ़िए। तो यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है एवरेज क्लॉज की। कौन सी कहानी शुरू होती है बेटा, एवरेज क्लॉज की। कौन सी कहानी शुरू हो जाती है, एवरेज क्लॉज की। एवरेज क्लॉज क्या बोलता है, एवरेज क्लॉज इज अ क्लॉज इन इंश्योरेंस पॉलिसी दैट क्लेम अमाउंट कैन नेवर एक्सीड द पॉलिसी अमाउंट। तो एवरेज क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है, आप देखोगे जब इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट आता है ना, इतने मोटे से डॉक्यूमेंट होते हैं, और उसमें इतना छोटा 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 लिखा होता है, आधे लोग तो पढ़ते ही नहीं उसको, साइन कर देते हैं बिना पढ़े, कहते कौन पढ़ने बैठेगा इसको। तो याद रखना बच्चा, ये चीजें कभी लाइफ में कभी गलती मत करना। हर इंश्योरेंस पॉलिसी में जितनी भी स्टॉक वाली होती है, एक क्लॉज होता है, वो जो क्लॉज होता है उसे इंश्योरेंस पॉलिसी का एवरेज क्लॉज कहा जाता है। उस क्लॉज के अकॉर्डिंगली ये कहते हैं कि क्लेम अमाउंट कभी भी पॉलिसी अमाउंट से एक्सीड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली यार जितनी तुमने पॉलिसी ली है उसके ऊपर तुम क्लेम कभी मांग नहीं सकते हो, राइट। सो अब इस केस में क्या करेंगे, देखो अगर हम प्रैक्टिकल सम्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एवरेज क्लॉज का पॉइंट मतलब स्टेप 5, स्टेप 5 किसका पॉइंट है, एवरेज क्लॉज का पॉइंट। अब एवरेज क्लॉज का पॉइंट जो है दोस्त, वो सब में लगेगा कब, वो कब सब में एप्लीकेबल होगा, मेरी बात को समझना। नंबर 1, अगर अमाउंट ऑफ पॉलिसी आपकी कम है, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर ज्यादा है, मतलब अगर अमाउंट ऑफ पॉलिसी कम है या उसके बराबर है, बराबर भी तब भी एवरेज क्लॉज लग जाता है। अब अगर मान लो किसी क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ पॉलिसी ज्यादा होगी, मान लो अमाउंट ऑफ पॉलिसी है 5 लाख, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आपका कितना आ रहा है 3 लाख, तो फिर एवरेज क्लॉज लगाने की जरूरत नहीं है। फिर तुमने स्टेप 5 देखना ही नहीं, तुमने स्टेप 5 उस सब में देखना ही नहीं, तुम्हारा स्टेप 4 में आंसर खत्म हो जाएगा, याद रखना। स्टेप 5 में तब आना है अगर अमाउंट ऑफ पॉलिसी कम होगी और स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर ज्यादा होगा। अच्छा, कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में अमाउंट ऑफ पॉलिसी दी नहीं होगी, कुछ क्वेश्चंस में अमाउंट ऑफ पॉलिसी गिवन नहीं होगी, नहीं गिवन होगी तो कहां से लगाओगे स्टेप 5, बिकॉज स्टेप 5 लगाने के लिए अमाउंट ऑफ पॉलिसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टेप 5 तभी लगेगा जब 2 कंडीशंस एप्लीकेबल होगी, क्या, पॉलिसी का अमाउंट स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर से आपका कम हो या उसके बराबर हो, नंबर 1, नंबर 2, अमाउंट ऑफ पॉलिसी मस्ट बी गिवन इन द क्वेश्चन।
इफ इट इज नॉट गिवन, याद रखना, इफ इट इज नॉट गिवन, एवरेज क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल। राइट? तो ये बच्चों ने याद रखना है। अब मुद्दा ये है सर, नेट क्लेम कैसे निकालते हैं? बड़ा सिंपल पॉइंट है, नेट क्लेम कैसे निकालते हैं? नेट क्लेम बच्चा आपको निकालने के लिए अमाउंट ऑफ पॉलिसी ओवर स्टॉक एंड रेट ऑफ फायर इनटू ग्रॉस क्लेम। सिंपल सा एक फॉर्मूला याद कर लेना है। वो क्या बेटा? नेट क्लेम निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या? अमाउंट ऑफ पॉलिसी ओवर स्टॉक एंड रेट ऑफ फायर इनटू ग्रॉस क्लेम। बस ये फॉर्मूला खाली मेमोराइज कर ले भाई, तेरा नेट क्लेम आ जाएगा। अभी बच्चा बोलेगा सर सारी कहानी को एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो, तो चिंता मत करो बेटा, मैं बहुत जल्दी आपको अभी एक कराने जाऊंगा बेबी प्रॉब्लम। अभी हम करेंगे एक बेबी प्रॉब्लम, ठीक है? बट पहले आप लोग क्या करें, फटाफट से स्टेप्स नोट कर लें। मैं सारे बच्चों को 5 मिनट दे रहा हूं, स्टेप्स नोट करो। और जैसे ही स्टेप नोट हो जाता है दोस्त, तो फिर प्यार से इस बार क्या करना है, प्यार से एप्रिसिएशन के साथ कुछ नहीं करना, सिर्फ लाइक दबा दो, ठीक है? और साथ में लिख दो स्टेप्स नोटेड एंड क्लियर, स्टेप्स नोटेड एंड क्लियर। एंड यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग स्टेप्स, प्लीज डू आस्क, आई एम वेटिंग। ठीक है गाइस? तो यू हैव 5 मिनट्स गाइस, फटाफट से स्टेप्स नोट कर लीजिए।
ओके भाई बच्चे, एक बात याद रखना, एक यहां पर लॉस लिखा हुआ वो लॉस नहीं है बच्चा, वहां पर लॉस को कट कर दीजिएगा। स्टॉक साल्वेज का मतलब होता है रिमेनिंग स्टॉक, राइट। स्टॉक साल्वेज का मतलब होता है बच्चा रिमेनिंग स्टॉक। और ये नोट करने के बाद बच्चे फटाफट से एक फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लें। दिस इज अ बेबी प्रॉब्लम, याद रखिएगा, एक बड़ा ही बेबी प्रॉब्लम है जो हम लोगों ने कवर अप करना है। तो लेट्स बिगिन विद वन ऑफ द बेबी प्रॉब्लम्स। तो इससे क्या होगा, हमारे सारे स्टेप्स हमें क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चे फटाफट से एक छोटा सा क्वेश्चन है, नोट कर ले। 15 अक्टूबर 2007 को स्टॉक ऋतु जी का डिस्ट्रॉयड हो गया फायर से। साल्वेज है 5,900 रुपए का, बाकी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लिखी हुई है 68,400 रुपीस की। आप देखोगे स्टॉक आपको 31 मार्च 2006 का लिखा हुआ है 48,000। स्टॉक 31 मार्च 2007 का आपको लिखा हुआ है 96,800। परचेजेस दिया हुआ है अप्रैल 2007 से लेकर 15 अक्टूबर 2007 का, इट्स 72800। परचेजेस अगर आप देखोगे, ये आपको लिखी हुई है 31 मार्च 2007 का 3,80,000। सेल्स आपको दी हुई है फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके 15 अक्टूबर तक 96,000। सो बच्चे अगर आप क्वेश्चन को नोटिस कर रहे हो ना, ये देखो डेट ऑफ फायर तक की इंफॉर्मेशन है। यस, ये देखो डेट ऑफ फायर इज 15 अक्टूबर। तो जैसा मैंने आपको बताया बेटा, डेट ऑफ फायर तक की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी। सो बच्चे का भी टेंशन मत लेना, डेट ऑफ फायर तक की सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी। फिर आप क्वेश्चन देख रहे होगे सेल्स अप्रैल 2006 से लेकर 2007 तक का। अच्छा, ये सब लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन है, ये सब क्या बेटा, लास्ट ईयर की। वेजेस भी देखो लास्ट ईयर का गिवन है, और वेजेस भी आपको डेट ऑफ फायर तक का लिखा हुआ है। तो बच्चे मैं आपको जैसे पहले बता रहा था कि आप कुछ भी कर लो, डेट ऑफ फायर तक की इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। इट इज ऑलवेज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी, राइट। और हम लोगों को क्या निकालना है, लॉस ऑफ स्टॉक क्लेम। सो बच्चे बेटा जैसे ही इसको नोट कर लेंगे, जस्ट खाली एक मैसेज डाल देना नोटेड, जल्दी से नोटेड का मैसेज डाल दीजिए। ओके, आई होप दैट एवरीवन हैज नोटेड। चलो फ्रेंड्स, अब जल्दी से क्या करेंगे हम लोग, इसका सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होगा दोस्त, आपने बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। तो चलिए स्टेप वन, स्टेप वन क्या है मेरे बच्चा, स्टेप वन हमारे पास है, हमने बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। तो सारे बच्चे बेटा स्टेप वाइज फोकस करें। हमारा पहला स्टेप क्या होगा दोस्त, हमने बनाना है
ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, चलिए पहला स्टेप क्या है दोस्त, फटाफट से बना लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट। अगर बच्चों ने इसको नोट कर लिया है, पहला स्टेप दोस्त अपने पास आ रहा है, बना लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे यहां पर, आप ये बनाएंगे लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का मतलब ये बनेगा बेटा 2006 2007 का। ठीक है, सो पहला स्टेप हमारे पास होगा दोस्त, हमने बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पास बनेगा लास्ट ईयर का, 2006 2007 का। आपने सबसे पहले यहां पर क्या शो करना है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्वेश्चन आपके पास नोटेड है, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, 48,000 है। फिर आप देखोगे दोस्त हमारे पास परचेजेस गिवन है, परचेजेस गिवन है 3,80,000। देन वी हैव वेजेस ऑफ द लास्ट ईयर, वेजेस ऑफ लास्ट ईयर इज 40,000, 40,000 रुपए। देन वी हैव सेल्स, सेल्स दिया हुआ है 4,64,000। देन वी हैव क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर, दैट इज 96,800। फिर आ गया जीपी, ये सारा प्लस माइनस करिए, मेरे पास जीपी आ गया 92,800। सारे बच्चे बेटा चेक कर लो अपने आंसर्स के साथ, 92,800 का जीपी तैयार है। फिर हम लोग क्या करेंगे सर, जीपी परसेंटेज निकालेंगे, 92,800 ओवर सेल्स 464 इंटू 100, ये निकलेगा 20% जीपी ऑफ लास्ट ईयर। ये क्या आ जाएगा बच्चा, जीपी परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर विच इज कॉल्ड एज 20%। डन। फिर हमारे पास आता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। देखो तीसरा स्टेप, स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 था मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। व्हाट वाज स्टेप 3, स्टेप 3 था मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ओके, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा अप टू 15 अक्टूबर 2007। ये सारा का सारा बनेगा बच्चा अप टू 15 अक्टूबर 2007। जीपी परसेंटेज निकाल लिया, अब हम बनाते जाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा बच्चा अप टू 15 अक्टूबर 2007। चलिए स्टार्ट करिए। अब आप देखोगे जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ये तो ऑब्वियस है। जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल ओपनिंग बन जाएगा। सारे बच्चे इसको चेक कर लो, पिछले साल का क्लोजिंग था 96,800, इस साल का ओपनिंग बन गया। देन वी हैव परचेजेस, बट याद रखना ये है परचेजेस अप टू डेट ऑफ फायर। सर क्वेश्चन में गिवन है, यस मेरे बच्चा क्वेश्चन में गिवन है 72800 वेजेस अप टू डेट ऑफ फायर। मैं थोड़ी एब्रीवेशन यूज कर रहा हूं, सेल्स अप टू डेट ऑफ फायर, अप टू डेट ऑफ फायर। सो बच्चे बेटा याद रखेंगे, सेल्स अप टू डेट ऑफ फायर 96,000। चलिए अब सारे बच्चे फटाफट से बताइए जीपी। जीपी बेटा मेरे पास आता है 96,000 का 20%। ये देखिएगा 20% बच्चा, 96,000 का 20% इज जीपी 19,200। and we get the balance as stock on date of fire। हमारे पास बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया बच्चा, इट इज स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, ये आ जाता है 1,00,000 रुपए। अब इसे हम कहते हैं स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। अब हमारे पास आता है ये निकालने के बाद स्टेप 4। स्टेप 4 सारे बच्चे चेक कर लो बेटा, आपके पास क्या था, ग्रॉस क्लेम निकालना। ग्रॉस क्लेम निकालना हमारे पास स्टेप 4 था। मैंने बोला था ना बेटा इजी है, बेबी प्रॉब्लम है। तो वो क्या निकलता है, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ठीक है,
सो भाई वो हमारे पास कितना है, वो है 1 लाख रुपए का। इसमें से साल्वेज वाला स्टॉक कितना है, साल्वेज वाला स्टॉक, साल्वेज वाला स्टॉक मतलब हो गया 5,900, इसको लेस कर लीजिए। तो मेरे पास आ गया ग्रॉस क्लेम 94,100। दिस इज माय ग्रॉस क्लेम, दिस इज माय ग्रॉस क्लेम। होल्ड ऑन नाउ, मूविंग ऑन टू स्टेप 5। बिफोर वी मूव ऑन टू स्टेप 5, बेटा आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको नेट क्लेम निकालना है। नेट क्लेम निकालने के लिए आप पहले 2-3 बातें चेक करोगे। पहला पॉइंट क्या चेक करोगे, सर हमारा अमाउंट ऑफ पॉलिसी क्वेश्चन में कितना गिवन है। सारे बच्चे चेक करो बेटा, अमाउंट ऑफ पॉलिसी क्वेश्चन में गिवन है 68,400। अमाउंट ऑफ पॉलिसी स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर से कम है, अरे यार बहुत ज्यादा कम है। अमाउंट ऑफ पॉलिसी बहुत कम है, मतलब बंदा कौन बन रहा था, सियाना। बट इंश्योरेंस कंपनी कौन है, डबल सियाना। इंश्योरेंस कंपनी कौन है, इंश्योरेंस कंपनी बेटा डबल सियाना है। बंदा अगर सियाना बन रहा था, इंश्योरेंस कंपनी डबल सियाना है। तो ये बच्चा याद रखेंगे, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हमारे पास वहां पर उनका स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है, नहीं चलेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, ग्रॉस क्लेम इनटू अमाउंट ऑफ पॉलिसी। तो अब आपको यहां पर एवरेज क्लॉज लगाना पड़ेगा, एवरेज क्लॉज लगाना पड़ेगा। ग्रॉस क्लेम इनटू अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। So this works out to be 64,364 approximately. ये लो दोस्त, so this is your net claim। तो मतलब ये वो क्लेम है जो आप इंश्योरेंस कंपनी से मांगोगे, ये वो क्लेम होगा जो आप इंश्योरेंस कंपनी से मांगोगे। तो अगर तो बेटा सारे बच्चों को 5 स्टेप्स क्लियर है तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक 5 स्टार भेजना है, क्योंकि 5 स्टेप का मतलब हो गया 5 स्टार। बेटा खाने वाली नहीं भेजनी, सिर्फ आपने 5 स्टार भेजना है। जल्दी से दोस्त, अपने अपने 5 स्टार्स भेज दीजिए प्लीज। बेटा आप लोग क्या बोलते हैं बच्चे सारे, चलो बहुत बढ़िया बेटा। जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं वो कह रहे क्लियर है। ओके, आई विल रिपीट पॉइंट नंबर 5। कोई बात नहीं दोस्त, देखो पॉइंट नंबर 5 बच्चा जो है, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो फटाफट से मेरी बात दोबारा से सुनो, कोई टेंशन नहीं है, दोबारा से रिपीट कर लो। बेटा आपको ये चेक करना है अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितना गिवन है क्वेश्चन में। आप देखो अमाउंट ऑफ पॉलिसी बेटा क्वेश्चन में गिवन है 68,400, ठीक है। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप बच्चे एक चीज चेक करो, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लाख रुपीस। दोस्त पहले ये तो चेक करो कि हमारा एवरेज क्लॉज लगना है कि नहीं लगना। देखो पहला मुद्दा ये होता है कि स्टेप 5 लगना है कि नहीं लगना, पहले ये चेक करो। पहले तो ये चेक करना जरूरी है कि स्टेप 5 लगना है कि नहीं लगना, ठीक है। तो आप यहां पे देखोगे अमाउंट ऑफ पॉलिसी हमारा कम है, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर ज्यादा है, तो एवरेज क्लॉज लगना है। ये स्टेप 5 का फंडा याद रखो। ये देखो जो मैंने आपको बताया था, अगर अमाउंट ऑफ पॉलिसी कम होगा, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर ज्यादा होगा, तो एवरेज क्लॉज लगेगा। लॉजिक बेटा लॉजिक, लॉजिक वो आप सियाने वाला एग्जाम्पल याद रखो जो मैंने कहा था, सियाने वाला एग्जाम्पल। कौन सा सियाने वाला एग्जाम्पल, कि भाई बंदा चालाक बन रहा है, कहता है स्टॉक मेरे पास ज्यादा है पर मैं इंश्योरेंस कम कराऊंगा और मैं क्लेम ज्यादा मांगूंगा, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी आपको बेटा, बीपीएल। क्या देगी दोस्त, बीपीएल। बड़े प्यार से बुलाएगी, आ मेरे बच्चा मेरे पास आ, ठीक है, और आपको बीपीएल मिलेगा। तो याद रखना मेरे दोस्त, तुम्हें लाइक वहां पर हमेशा याद रखना है स्टेप 5 तुमने उसी केस में लगाना है जब ये एवरेज क्लॉज की कंडीशन सैटिस्फाइड होती हो, ठीक है। तो अब स्टेप 5 का फॉर्मूला क्या था, ग्रॉस क्लेम इनटू अमाउंट ऑफ पॉलिसी ओवर स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। देखो ग्रॉस क्लेम था 94,100 इनटू अमाउंट ऑफ पॉलिसी। अब देखो आपके हिसाब से क्लेम आ रहा है 94,100, बट इंश्योरेंस कंपनी कहती है तुमने जितनी पॉलिसी ली है उसके प्रोपोर्शनेट तुम्हें क्लेम देंगे। अब बात को समझो, ठीक है। सो तुम्हारे हिसाब से क्लेम नहीं मिलेगा, तुम्हें पॉलिसी के अमाउंट के हिसाब से क्लेम मिलता है, इसे कहा जाता है एवरेज क्लॉज। यस मेरे बच्चा, बैल साहब आप बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको प्रोपोर्शनेट क्लेम मिलता है, ठीक है।
क्लेम टोटल नहीं मिलता, पॉलिसी के अमाउंट के हिसाब से प्रोपोर्शनेट क्लेम मिलता है। तो बांसल जी जरा एक बार प्लीज मैसेज कर दीजिए कि आपको क्लियर है। ओके सो दोस्त, अब एक चीज याद रखिएगा, इसके जो अगली क्लासेस हमारी लगेगी वो हमारी ऐप पे लगेगी डायरेक्टली। पहली क्लास में बच्चों के लिए ओपन कर रहा हूं, बच्चे उसको जब मर्जी रिव्यू कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लास विल बी ओपन फॉर ऑल, बट जो बाकी क्लासेस लगेंगी बच्चा वो हमारी एज यूजुअल ऐप पे लगेंगी। तो जितने बच्चे ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं बेटा, उनके लिए स्पेशल सूचना कि कल आप लोगों ने अपनी क्लास को ऐप पे लगाना है, राइट? चलिए, थैंक यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू, जल्दी से सीए बनो भाई, बाय। बेटा सारे बच्चे बेटा यहां से अपने अपने कैलकुलेशन सारी याद कर ले। मैंने कल आपको बताया था क्या था, हमारे पास एक होता था लॉस ऑफ प्रॉफिट, एक हमारे पास होता था लॉस ऑफ स्टॉक। सो लॉस ऑफ प्रॉफिट जो है बच्चा मैंने आपको यहां पर बता दिया, एक बार आपको दोबारा से बता देता हूं। लॉस ऑफ स्टॉक क्या था, हमने जो कल सारा डिस्कस करा था, पहले फर्स्ट लेक्चर की डिस्कशन एक बार सारी आपके साथ कर रहा हूं। दुकान में पड़े हुए स्टॉक को आग लग गई, उसे लॉस ऑफ स्टॉक बोलते थे। सो मैंने कल जो आपको बताया था उसी को मैं यहां पर दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं। दुकान में पड़े हुए स्टॉक को हम लोग क्या कहते थे, लॉस ऑफ स्टॉक। ओके, अब अल्टीमेटली लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी जो है उसको करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते थे, ठीक है? लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी को करने के लिए हमने क्या करने हैं, स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप, जीपी निकालो। सबसे पहला स्टेप जीपी निकालो। जीपी क्या था बेटा, आपने बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाना है बच्चा आपने, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है बेटा, ओपनिंग स्टॉक पहले, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, बाकी बैलेंस जीपी। तो ये हमने कल सीख लिया था। पहला काम क्या था, जीपी निकालना। दूसरा काम क्या था बच्चा जीपी निकालने का, परसेंटेज कैलकुलेट करना। याद करो बेटा, परसेंटेज कैलकुलेट करना हमने क्या फंडा सीखा था, जीपी ओवर नेट सेल्स इनटू 100। क्या था बेटा, जीपी ओवर नेट सेल्स इनटू 100, ये था हमारे पास जीपी परसेंटेज निकालना। तीसरा काम क्या था, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। थर्ड क्या था बच्चा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग क्या करते थे, अप टू द डेट ऑफ फायर। याद करो दोस्त, हमने हर चीज किस में बनानी थी, अप टू द डेट ऑफ फायर। उम्मीद करूंगा सारे बच्चों को याद रहेगा, अप टू द डेट ऑफ फायर। तो हर चीज हमने किसके बेस पे बनानी है, अप टू द डेट ऑफ फायर, राइट? ओके, अब जैसे इसमें आपको याद होगा बेटा, ओपनिंग स्टॉक था, परचेसेस हमारे पास होती थी अप टू द डेट ऑफ फायर, हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस होते थे, जीपी हम लोग निकाल लेते थे लास्ट ईयर के जीपी परसेंटेज को लेकर। तो हम लोग क्या करते थे, सेल्स को जीपी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते थे, हमारे पास जीपी आ जाता था, ठीक है? सेल्स को जीपी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करा, प्लस माइनस करा, बाकी बैलेंस आ गया स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। क्या करा बेटा, बैलेंस आ गया हमारे पास स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ओके, ये भी कर लिया। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करते थे, ग्रॉस क्लेम। ग्रॉस क्लेम कैसे निकालते थे, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर माइनस साल्वेज वैल्यू। याद करिए, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर माइनस साल्वेज वैल्यू, ये हमारे पास ग्रॉस क्लेम आ जाता था, राइट? फिर हम लोग क्या करते थे बेटा, नेट क्लेम करते थे। नेट क्लेम बच्चों को याद होगा, एवरेज क्लॉज। याद करिए बच्चा, अभी कल का याद करा रहा हूं, अभी पहला लेक्चर जो मैंने कराया था उसको कल का रिवाइज करा रहा हूं। हमने क्या सीखा था, नेट क्लेम। नेट क्लेम एवरेज क्लॉज कब लगाते थे, एवरेज क्लॉज हम लोग का एक ऐसा क्लॉज होता था जो आपको कहता था कि इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट से ज्यादा, इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट से ज्यादा कभी क्लेम आपका नहीं एक्सीड कर सकता, राइट? अगर सपोज कर लीजिए अमाउंट ऑफ पॉलिसी आपकी कम होगी, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आपका ज्यादा होगा। अमाउंट ऑफ पॉलिसी आपकी कम होगी, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आपका ज्यादा होगा, राइट? अमाउंट ऑफ पॉलिसी कम होगी, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आपका ज्यादा होगा, तो आपने वहां पर तभी एवरेज क्लॉज लगाना है। उसके इक्वल होगा या उससे कम होगी पॉलिसी का अमाउंट, मतलब आपका स्टॉक है ज्यादा, इंश्योरेंस कराई कम, तो अब भुगतो, अब भुगतो, अब आपको वहां पर लग जाएगा एवरेज क्लॉज। तो सारे बच्चे बेटे एक मैसेज डाल दो, सर याद आ गया। फटाफट से एक मैसेज डाल दो प्यार भरा, सर याद आ गया सारा कुछ, ठीक है? और आपने मैसेज में क्या लिखना है, जय हिंद। जय हिंद मतलब पिछला लेक्चर सारा याद आ गया। जल्दी से देख लो बेटा, आपने लिखना है जय हिंद। जय हिंद का मतलब हो गया पिछला लेक्चर सारा याद आ गया। तो सारे बच्चों का मैसेज आना चाहिए जय हिंद का। जल्दी से दोस्त, अगर आपने लिख दिया जय हिंद मतलब पिछला लेक्चर भाई हमें याद आ गया सारा का सारा।
और इसके अलावा हमने एक क्वेश्चन करा था, सारे बच्चे याद करो दोस्त, एक क्वेश्चन छोटा सा करा था हम लोगों ने। कम ऑन गाइस, जय हिंद बोलिए सारे बच्चे, शाबाश। चलिए भाई, जय हिंद बोल दिया हम लोगों ने, इसका मतलब हमें पिछला लेक्चर सारा याद आ गया है। हम लोग अब आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट? चलो दोस्त, हम लोग अब यहां पर साथ साथ कंटिन्यू कर रहे हैं आज का लेक्चर। अब आज का लेक्चर क्या था, हमने कल छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करा था, आपको याद होगा, बेबी प्रॉब्लम, उससे हमने कल सीखा था। आज हम करने जा रहे हैं फंडास। These fundas are very very important दोस्त, these fundas are very very important, essentially बहुत important fundas हैं ये। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इन फंडास को। पहला फंडा है फंडा ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। जल्दी से बच्चा अपना अपना हेडिंग बना लें।